लिन यू ने जियोथर्मल पावर जनरेशन डिवाइस को देखा। अब इस चीज के दिखने का समय आ गया था। लेकिन जियोथर्मल रिसोर्स वाली 3 जगहें थीं और जियोथर्मल पावर जनरेशन डिवाइस नाम की यह चीज असल में अलग अलग मशीनों का एक बड़ा ग्रुप थी, फिर भी सिर्फ एक ही थी। आपको जियोथर्मल पावर जनरेशन डिवाइस के लिए डिजाइन ब्लूप्रिंट मिल गया है। लिन यू ने इसकी जांच की और अंदर की लगभग हर चीज अलॉय, फाइबरग्लास, प्लास्टिक और रबर जैसे मटेरियल से जुड़ी हुई थी। और ये सब उसके पास बहुत सारे थे। 3 की तो बात ही छोड़िए, वह 30 बना सकता था। लिन यू ने फिर भी पहले एक बनाने का फैसला किया और उसे उसकी बहुत लंबी ट्यूब के साथ अनबॉक्सिंग एरिया से सतह पर ले आई। डिटेक्टर से बताई गई दिशा और दूरी का पीछा करते हुए उसे एक खुला मैदान दिखाई दिया। ये जगह दीवार के पास तो थी, लेकिन दीवार के बाहर थी। हालांकि यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। लिन यू ने जमीन पर कई मशीनें रखी और सिस्टम टैबलेट निकाल लिया। जरूर, पहले की तरह ही इसमें भी एक और जानकारी दी गई थी। जियोथर्मल पावर जनरेशन डिवाइस इंस्टॉल करने के लिए कृपया जगह चुनें। लिन यू ने जल्दी से स्क्रीन पर टैप किया और थोड़ी देर बाद स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट की एक लाइन दिखाई दी। जियोथर्मल पावर जनरेशन डिवाइस जब लगाया जाता है तो 100 स्क्वायर मीटर के एरिया को कवर करता है। कृपया सुरक्षित दूरी पर हट जाएं। ओह, काफी बुद्धिमान। लिन यू ने देखा कि सफेद रोशनी की एक किरण जल उठी और जल्द ही डिवाइस फैल गया और 100 स्क्वायर मीटर के एरिया को कवर कर लिया। अच्छा है। लिन यू ने वह नजारा देखा जहां अलग अलग मशीनें लगभग 100 स्क्वायर मीटर जमीन पर एक एक करके रखी हुई थी। लगता है वह ट्यूब गायब हो गई है। क्या वह जमीन में धंस गई है? लिन यू को वह बहुत लंबी ट्यूब याद आ गई जो बहुत दूर तक जा सकती थी। किसी एक मशीन से जुड़ी होने पर वह जमीन के नीचे की भाप और उबलता पानी निकाल सकती थी। सिस्टम टैबलेट पर यह जियोथर्मल पावर जनरेशन डिवाइस शेल्टर के अंदर मेन मशीन से भी पूरी तरह कनेक्टेड था। लिन यू उस चीज के पास गया जो इस पावर जनरेशन डिवाइस का मेन स्विच लग रहा था और उसे चालू कर दिया। कृपया स्टोरेज तालाब में 100 क्यूबिक मीटर ठंडा पानी डालें। लिन यू ने मशीनों के बीच देखा और एक बहुत गहरा सूखा तालाब देखा। वह 100 क्यूबिक मीटर पानी लेकर लौटा, उसे स्टोरेज तालाब में रखा और जल्द ही बिजली चालू हो गई और मशीन चलने लगी। थोड़ी देर बाद मशीनों की लाल बत्तियां धीरे धीरे हरी हो गईं और मशीनरी की आवाज शुरुआती गर्जना से लगातार गुनगुनाहट में बदल गई। और स्टोरेज तालाब से भाप और गर्म पानी के गुच्छे निकले जिसने तालाब के ठंडे पानी की जगह तुरंत ले ली। लिन यू ने यह भी देखा कि सिस्टम टैबलेट पर पावर सप्लाई सोर्स के बीच जियोथर्मल एनर्जी का ऑप्शन दिखाई दिया। ये तय हो गया। लिन यू ने सिर हिलाया। अब चाहे बादल हो, बारिश हो, बर्फबारी हो या हवा न चले, आने वाली बहुत ज्यादा ठंड में भी उन्हें बिजली बनाने की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। उठती भाप को देखते हुए लिन यू ने जल्दी से पत्थरों का इस्तेमाल करके उसे घेरने के लिए 4 दीवारें बनाई और आखिर में उसे सबसे बाहरी दीवार से जोड़ दिया। बेशक यह इलाका रोबोट कुत्तों के हमले की रेंज में भी था। लिन यू ने एक पल सोचा और आखिर में बचाव के लिए 2 मीडियम इलेक्ट्रिक गार्ड मशीन गन प्लेटफॉर्म जोड़ दिए। गावू, बाई की आवाज अचानक पीछे से आए। लिन यू ने मुड़कर बाई को देखा। वह दिमागी तौर पर थका हुआ और बेजान लग रहा था। क्या हुआ? खजाने के बक्से खोलना अच्छी बात नहीं है। लिन यू मुस्कुराया। गावू, बाई ने जोर से सिर हिलाया और शेल्टर के अंदर इशारा किया। वह चाहता था कि वह जाकर देखे। अरे, वहां देखने के लिए क्या है? लिन यू को बाई ने घसीटते हुए वापस खुले मैदान में ले आया। उसने जल्द ही जमीन पर चारों तरफ खजाने के बक्से खुले देखे और छोटी बर्फ की छिपकलियां थकने और नफरत करने लगी थीं। उनके शरीर में एंटीबॉडीज बन रही थीं और वे लगभग बेहोश होने वाली थीं। लिन यू ने अपना सिर हिलाया। यह नहीं चलेगा। वह लगातार खुले हुए कॉपर ट्रेजर चेस्ट से सामान इकट्ठा करता रहा और वह जगह तुरंत बहुत बेहतर महसूस होने लगी। जैसे जैसे उसने धीरे धीरे गिनती की, उसने पाया कि हर छोटी आइस लिजर्ड ने मुश्किल से 50 या 60 चेस्ट खोले थे। वे अभी भी उस शतक से पीछे थे जो वह चाहते थे। हालांकि तेज, फिर भी वे इतनी जल्दी थक गए। लिन यू काफी असंतुष्ट थी। बाई कहाँ है? जियाओ मेन कहाँ गई? लिन यू ने इधर उधर देखा और उसे बड़े आदमी का आकार नहीं दिखा और उसने पूछा। गावू, बाई ने फैक्ट्री एरिया की तरफ इशारा किया जो पहले से ही लगभग 100 बक्सों के पास जमीन पर लेटा हुआ था, जैसे कोई बड़ा आदमी बेहोश हो, हमदर्दी भरी आंखों से देख रहा हो। लिन यू भी असहाय थी। ये तो बस कॉपर ट्रेजर चेस्ट खोलना है, क्या ये जरूरी है? भले ही वो में ही होता, हम शायद इससे ज्यादा अच्छा नहीं होगा।
पहाड़ जितने ऊंचे खजाने सच में चिंता की बात थे। लिन यू ने बाय द्वारा अभी अभी खोले गए लगभग 200 संदूकों पर नजर डाली और आह भरी। बाय, छोटी बर्फ की छिपकलियों से कहो कि जो सबसे ज्यादा खोलेगा वह अगला सिल्वर ट्रेजर चेस्ट खोलेगा और टॉप 9 ले लेगा। लिन यू को लगा कि उसे इन छोटी बर्फीली छिपकलियों को मोटिवेशन देना चाहिए। उसने घाटी से इकट्ठा किए गए चांदी के खजाने के बक्सों का ढेर जमीन पर रख दिया और बाय दिमागी तौर पर पूरी तरह थकी हुई छोटी बर्फ की छिपकलियों के पास गया और बोला। चांदी का खजाना देखकर छोटी बर्फ की छिपकलियों में जान आ गई। लिन यू ने सिर हिलाया। उन्होंने कॉपर ट्रेजर चेस्ट से बहुत सारा खाना बड़ी फ्रेश फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री में रख दिया, जिससे न सिर्फ प्रिजर्वेशन वेयरहाउस बल्कि फ्रीजर भी भर गया। बाद में कैन फूड की समस्या पर विचार करते हुए लिन यू ने काफी मात्रा में एलॉय का इस्तेमाल किया और एक और बड़ी ताजी फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री, दूसरा प्लांट बनाया। उन्होंने दूसरे प्लांट को सीधे जियोथर्मल पावर जनरेशन डिवाइस से जोड़ा, जिससे काफी पावर आउटपुट मिलता था और जल्द ही ये काम करने लगा। फ्रीजर और प्रिजर्वेशन वेयरहाउस के चालू होने से पहले लिन यू ने खजाने के बक्सों से बचा हुआ खाना अंदर रख दिया। बेशक आसानी से प्रिजर्व किए जा सकने वाले खाने को पहले सीधे स्टोरेज स्पेस में रखा जाता था ताकि बाद में उसे बड़े वेयरहाउस में ले जाया जा सके। फिर वो बड़े गोदाम से बचे हुए खजाने के बक्से बाहर ले आया और उन्हें छोटी बर्फ की छिपकलियों के पास रख दिया और उन्हें बिना जोर दिए जितने हो सके उतने बक्से खोलने दिए। ये सब करने के बाद लिन यू ने हथियार, कवच और जरूरी चीजों के अलावा बाकी सब कुछ वेयरहाउस में रख दिया और बाय और दूसरों के लिए नाश्ते का इंतजाम किया। फिर वह सीधे दूसरी दिशा की ओर चल पड़ा। एक्सक्लूसिव प्राचीन सीक्रेट रियल्म गेट। लिन यू ने गहरी सांस ली और शेल्टर की दूसरी तरफ देखा। वह गेट की तरफ बड़ा चढ़ाकर बनाए गए सुनहरे फ्रेम की तरफ चला गया। दरवाजे का मटेरियल चमकदार चांदी का था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। गेट के पास लगी पुरानी ईंटों पर पहले की तरह हरी काई या बेलें नहीं थी, बल्कि ये लोहे की रेलिंग जैसी थी जिसमें लगे कांटे धूप में चमक रहे थे। एक्सक्लूसिव एंशिएंट सीक्रेट रियल्म गेट, इसका मतलब है कि यह सिर्फ मेरा है ना? लिन यू दरवाजे की तरफ गई। पूरी तरह से आर्मर्ड, सुपर अलॉय लार्ज स्केल सस्पेंशन फ्लेम स्प्रेइंग फ्लाइंग डिवाइस से इक्विप्ड और हथियार पकड़े हुए मैकेनिकल आर्म्स पहने हुए थी। एक शॉटगन और एक डेजर्ट ईगल, जो पास से निशाना लगाने के लिए काफी है। हालांकि एक्सक्लूसिव सीक्रेट रेल्म को इनाम मिला था, लिन यू लापरवाह नहीं थी। अगर अलग अलग सीक्रेट रेल्म के जीवों से भरी कोई जगह दिखे तो वह बहुत दिलचस्प होगा। बाय और दूसरों को अभी भी खजाने के बक्से खोलते हुए देखते हुए लिन यू का हाथ प्राचीन गुप्त क्षेत्र के द्वार के पैनल को छू गया। जल्द ही यह अंदर की ओर खुल गया और सफेद रोशनी से जगमगा उठा। बाय और बाकी लोग पहले यहीं रुक सकते थे। अगर अंदर कोई ऐसी चीज हुई जिसे वह संभाल नहीं पाया तो वह बाय और बाकी लोगों को बुला लेगा। ये सोचकर लिन यू ने गहरी सांस ली और बंदूक से धीरे धीरे दरवाजा खोला। सफेद रोशनी और ज्यादा तेज होती गई। लिन यू ने सावधानी से दरवाजे के अंदर कदम रखा और उसी समय सिस्टम की आवाज सुनाई दी। सर्वाइवर लिन यू को एक्सक्लूसिव एंशिएंट सीक्रेट रियल्म गेट में एंट्री करते हुए पाया गया है। क्या ऐसा कोई प्रोग्राम भी है? लिन यू ने अपनी भौहें उठाई। आप एक्सक्लूसिव सीक्रेट दायरे में जाने वाले हैं, नियोन कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या हो रहा है? नियोन का एयरपोर्ट, वहां क्या हो सकता है? लिन यू ने बाई को हाथ हिलाकर आने का इशारा किया। एयरपोर्ट की बात करें तो ये काफी बड़ी जगह होगी। कितने रिसोर्स होंगे? सीक्रेट रेल्म बीस्ट्स का क्या होगा? अंदर की चीजों को लेकर उत्सुकता और सावधानी से भरे हुए लिन यू और बाई बहुत उत्साहित होकर एक साथ एक्सक्लूसिव सीक्रेट दायरे में चले गए। इसके बाद समुद्री हवा के झोंके आए जब उन्होंने एक बहुत बड़ा आर्टिफिशियल आइलैंड देखा जो लगभग आधा अंतहीन समुद्र में डूबा हुआ था। लिन यू सोच में पड़ गए। क्या इसे सच में एक्सक्लूसिव सीक्रेट रेल्म कहा जा सकता है? विशाल हल्के नीले समुद्र के पानी में अशांति की एक के बाद एक लहरें उठ रही थी। झुके हुए आर्टिफिशियल आइलैंड का लगभग 1/4 या उससे भी ज्यादा हिस्सा समुद्र में डूबा हुआ था। कभी चिकना एयरपोर्ट रनवे अब हर जगह टूट गया था। कई जगहों पर पानी भर गया था और जंगली घास के बड़े बड़े टुकड़े उगाए थे। लिन यू इस बहुत बड़े आर्टिफिशियल आइलैंड पर था जो समुद्र के पास एयरपोर्ट रनवे के सबसे बाहरी तरफ एक अनजान मकसद वाले टावर की सबसे ऊंची जगह पर सबसे ऊपर एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर था। किसी ऊंची जगह से दूर दूर तक देखना अच्छी बात मानी जाती है, लेकिन जब पैर लगभग हवा में लटके हों और तेज हवा लगातार चल रही हो तो अगर तैयारी न हो तो कोई सीधे उड़ सकता है। इसके अलावा
इस टूटे फूटे लोहे के टावर के नीचे का आधे से ज्यादा हिस्सा पहले ही समुद्र के पानी में डूब चुका था और खतरे में था। लिन यू ने दूर तक इमारतों की लाइनों, दूर बने ऊंचे पुल, 20 से ज्यादा बड़े और छोटे पैसेंजर प्लेन जो पता नहीं कब से पार्क किए गए थे, और दूर किसी अनजान स्ट्रक्चर को देखा। लिन यू ने एक पल सोचा और बाइक की ओर देखा, जो अभी अभी बाहर आई थी। जैसे ही बाइक का वजन टावर पर पड़ा, उसमें से लंबे समय तक चरमराने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे उसे कुचल दिया जाएगा। बाइक चौंक गया, उसने अपने पंख फैलाए, ऊपर उड़ना चाहता था, लेकिन लिन यू ने उसे देखा और शांत रहने का इशारा किया। बाय, क्या यहाँ बहुत सारे म्यूटेंट जीव हैं? हालांकि यह एक तथाकथित एक्सक्लूसिव सीक्रेट रेल था, सिस्टम ने यह नहीं बताया था कि वहां म्यूटेंट जीव या ऐसी कोई चीज होगी या नहीं। गावू, बाय ने अपने पंख फैलाए और तुरंत टावर से कूद गया, रनवे पार किया, जमीन के पास रहा, आखिर में इमारतों के एक बड़े हिस्से के ऊपर पहुंचा, कुछ देर चक्कर लगाने के बाद और दूर उड़ गया। काफी देर बाद बाय धीरे धीरे वापस उड़ गया और लिन यू की तरफ जोर से सिर हिलाया। हाँ, सच में है, और बाय के एक्साइटेड अंदाज को देखकर लगता है कि काफी सारे हैं। लिन यू ने अपने पीछे प्राचीन गुप्त क्षेत्र के द्वार पर नजर डाली और सोचने लगा। उसने फिर से आसपास के बड़े बड़े नजारे को देखा और हवा में मंडराते हुए बाय को इशारा किया। बाय, 200 छोटी आइस लिजर्ड्स को यहाँ ले आओ, आज हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। बाय ने सिर हिलाया और खुले हुए पुराने सीक्रेट दायरे के गेट में उड़ गया, जबकि लिन यू ने सुपर अलॉय लार्ज स्केल सस्पेंशन फ्लेम स्प्रेइंग फ्लाइंग डिवाइस चालू किया और टावर से एयरपोर्ट रनवे की ओर उड़ने लगा। ये कहना होगा कि इस बड़े उड़ने वाले डिवाइस की स्टेबिलिटी पहले वाले बैकपैक स्टाइल वाले से कहीं बेहतर थी। मिथिकल जायंट बीस्ट के साथ लड़ाई में उसे पहले ही यह महसूस हो गया था, लेकिन लड़ाई की वजह से उसे ज्यादा महसूस नहीं हुआ। बाद में भागते समय भी ऐसा ही हुआ। अब बिना किसी परेशानी और लड़ाई के उसे इस बहुत आसान टूल की ताकत का पूरा एहसास हो गया था। जल्द ही लिन यू सीधे सबसे पास वाले प्लेन के सामने पहुंची और रुक गई। हालांकि शुरू में शिकायत करने के लिए बहुत सी बातें थीं, लेकिन सच कहूं तो यह एक्सक्लूसिव सीक्रेट रेल सच में काफी अच्छा है। यहाँ इतने सारे प्लेन, टर्मिनल, कंट्रोल टावर और दूसरे स्ट्रक्चर के साथ रिसोर्स तो असल में अनगिनत होने चाहिए। लिन यू को लगा कि अगर उसे जल्दी से समय दिया जाए तो वह एप्रन और प्लेन के साथ पूरे टर्मिनल को खाली कर सकता है। तथापि एक्सक्लूसिव एंशिएंट सीक्रेट रेल गेट मेंटेनेंस ड्यूरेशन 30 घंटे 51 मिनट 45 सेकंड। इसका मतलब है कि 24 घंटे के अंदर लिन यू को जितना हो सके उतना ले जाना होगा। अगर धीरे किया तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। अच्छी बात यह है कि काउंटडाउन उसी पल से शुरू होता है जब लिन यू गेट से अंदर आती है, न कि जब वो दिखाई देती है। इससे लिन यू को लगा कि यह सिस्टम इस मामले में काफी यूजर फ्रेंडली है। अब से अगर उसे फिर से ऐसा एक्सक्लूसिव एंशिएंट सीक्रेट रेल गेट मिल जाता है तो वह एक्सप्लोरेशन और कलेक्शन के लिए निकलने से पहले सब कुछ आसानी से अरेंज करने के लिए इस फीचर का इस्तेमाल कर सकता है। तो जल्दी करनी होगी। लिन यू ने हाई प्रिसिजन रिसर्च वर्कस्टेशन निकाला और उसे अपने पास रखे बड़े प्लेन से छुआया, जो जल्दी ही एक ब्लूप्रिंट में बदल गया। सबसे पहले ब्लूप्रिंट ले लें। पेट्रोलियम रिवर सब बेस पर बहुत सारा एविएशन फ्यूल है। बाद में अगर ऑटोमेटिक सेटअप डिवाइस को ऊंचे लेवल पर अपग्रेड कर पाते हैं तो उसके बाद प्लेन से ट्रैवल करना नामुमकिन नहीं होगा। इसके बाद लिन यू ने तेजी से पास वाली गाड़ी को मेटल और दूसरे पार्ट्स के ढेर में बदल दिया और उन्हें जल्दी से स्टोरेज स्पेस में रख दिया। क्योंकि यह जल्दी करने का समय है, इसलिए किसी भी चीज में देरी नहीं होनी चाहिए। लिन यू ने फैसला किया कि गेट के सबसे पास वाले प्लेन को जितनी जल्दी हो सके पहले अलग किया जाएगा, फिर टर्मिनल को अलग किया जाएगा। गावू, इस समय बाय, जो मदद के लिए बुलाने गया था, उड़कर आया। उसके पीछे एयरपोर्ट रनवे पर उत्साहित चांदी सफेद परछाइयों की एक धारा थी। बाय, छोटी बर्फीली छिपकलियों को तुरंत लड़ना शुरू करने को कहो और पीछे भी लौट जाओ और ज्यादा खतरनाक छिपकलियों को बुलाकर उन्हें तोड़ने में मेरी मदद करने को कहो। गावू, बाय ने तेजी से घूमकर छोटी बर्फीली छिपकलियों के साथ चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए उड़ान भरी, फिर वापस एंशिएंट सीक्रेट रेल गेट पर उड़ गया। यहाँ लिन यू ने फ्लेम फ्लाइंग डिवाइस का इस्तेमाल किया और तेजी से एयरपोर्ट के चारों ओर घूमने लगा। अभी के लिए कम से कम जैसा देखा गया है, सबसे कीमती चीजें वे प्लेन हैं। असल में रिसर्च के लिए प्लेन के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग तोड़ा जा सकता है या सीधे रॉ मटेरियल में बदला जा सकता है। डिटेल्ड स्टडी से बहुत सारे ब्लूप्रिंट भी मिल सकते हैं। हालांकि लिन यू के पास यहाँ ऐसा करने का समय नहीं था। उनका समय कीमती था। अगर हो सके तो वह 24 घंटे के अंदर इस जगह को खाली करना चाहते थे,
बिना कुछ छोड़े और फिर जो उन्होंने नहीं लिया उसका पछतावा किए बिना। इसलिए जब उसने फिर से एक एयरबस देखा तो वह दौड़कर गया और उसे स्टोरेज स्पेस में रख दिया। लेकिन ये बड़ी चीज काफी जगह घेर रही थी। लिन यू ने बची हुई स्टोरेज स्पेस को देखा, पास में खड़ी फायर ट्रक को उसमें रखा और सीधे सीक्रेट रेल के पुराने गेट की तरफ चल दिया। जैसे ही वह प्राचीन गुप्त क्षेत्र के गेट से बाहर निकला, उसने देखा कि जियाओ मेंग अंदर से निकलकर बाइक की मदद से टावर से नीचे आ रही है। जियाओ मेंग, वहां वो कंक्रीट का घर दिख रहा है, उसे मेरे लिए तोड़ दो, मैं अभी आता हूँ। लिन यू ने ऑर्डर दिया और प्राचीन सीक्रेट रेल गेट में उड़कर शेल्टर की दीवार के बाहर बड़ा हवाई जहाज गिरा दिया। जो चीजें बहुत ज्यादा जगह लेती हैं, उन्हें बिना किसी परेशानी के बाहर रखा जा सकता है। अगर लिजर्डमैन आ भी जाए तो भी वे सेंट्री मशीन गन और लिटिल आइस लिजर्ड्स तो हैं ही। लिन यू ने जल्दी से दूसरा सामान गोदाम में रखा और तुरंत वापस आ गई। आंगन में छोटी बर्फ की छिपकलियां अपने मालिक को आते जाते हुए खुशी खुशी देख रही थी। हालांकि वे हैरान थी, लेकिन उन्होंने ज्यादा रिएक्शन नहीं दिखाया। शियाओली के नेतृत्व में, जो बक्से खोलने में उतना ही रुकावट डाल रहा था और थक गया था, वे खजाने के बक्से खोलती रहीं। लिन यू को पता था कि यह काम काफी मुश्किल है, लेकिन छोटी बर्फीली छिपकलियां इंसान तो नहीं थी, है ना। एक बार फिर एक्सक्लूसिव सीक्रेट रेल के अंदर लौटकर लिन यू ने देखा कि जियाओ मेंग ने सच में तबाही शुरू कर दी थी, उस बिल्डिंग को तोड़ दिया था जिसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। इस बीच लिन यू हवाई जहाजों को पैक करने या खोलने में लगी रही और पूरी मेहनत से काम करती रही। गावू बाई कुछ देर आसमान में उड़ता रहा, उसे कुछ नजर आया और वह उड़कर ऊपर आ गया। बहुत जल्द ये देखने के बाद कि असल में वहां क्या था, बाई जल्दी से लिन यू के पास वापस उड़ गया। क्या वहां क्या है? इस बार लिन यू ने पहले से ही ओवरहीट हो चुके एयरक्राफ्ट को थोड़ा ब्रेक लेने दिया और बाई उसे एयरपोर्ट के दूसरे कोने में ले गया। क्या ये रडा है? बड़ी सफेद डिश को देखकर भले ही लिन यू को पता नहीं था कि यह क्या है, वह 7 या 8 बार अंदाजा लगा सकता था। उस बड़ी सफेद थाली के नीचे 3 मंजिला इमारत थी। लिन यू ने सीधे रडा को स्टोरेज स्पेस में डाल दिया और जल्द ही सिस्टम का फीडबैक आ गया। आपने एयरपोर्ट वेदर डॉपलर रडा X1 हासिल कर लिया है। क्या यह एयरपोर्ट स्पेसिफिक है? आइए इसे पहचाने। एयरपोर्ट डॉपलर रडा इलाके से होने वाली गूंज को खत्म करता है। बारिश वाले इलाकों में बारिश की तेजी और टर्बुलेंस की जगह और ताकत का पता लगाता है। लिन यू ने एक पल सोचा और आगे बढ़ता रहा। अब उसके पास सोचने का समय नहीं था। सोचने के बजाय इसे खाली करना बेहतर है। आपने एयरपोर्ट डॉपलर वेदर रडा X1 हासिल कर लिया है। एयरपोर्ट डॉपलर वेदर रडा एटमॉस्फेयर में लेजर भेजता है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स की मूवमेंट से बिखरी हुई लाइट को कैप्चर करता है और बिना बारिश वाले एरिया में टर्बुलेंस की जगह का पता लगाता है। आपको विंड डायरेक्शन और स्पीड मीटर मिल गया है। हवा की दिशा और गति देख सकते हैं। आपने रनवे विजुअल रेंज ट्रांसमीटर X6 खरीदा है। रनवे विजुअल रेंज ट्रांसमीटर रनवे विजुअल रेंज RVR देख सकता है। आपने पाया क्लाउड हाइट मीटर थर्मामीटर X4। क्लाउड हाइट मीटर थर्मामीटर बादल के बेस की ऊंचाई देख सकते हैं। तापमान और आर्द्रता वर्षा अवलोकन उपकरण X1। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बारिश देखने वाला डिवाइस टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर और बारिश को एकदम सही देख सकता है। इन घने टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को देखकर सच कहूं तो लिन यू सच में एक बार एक सटीक रिसर्च करना चाहती थी। आखिरकार यह मौसम रडा बाद में आने वाली मुसीबत से पहले अच्छे से देख और मॉनिटर कर सकता है, जिससे वह तैयार रह सकेगा। लेकिन अब समय कम है। लिन यू को किसी और चीज की परवाह नहीं थी और उसने इस रडा स्टेशन से सब कुछ, जिसमें सरिया और कंक्रीट भी शामिल था, सीधे स्टोरेज स्पेस में पैक कर दिया। फिर उन्होंने तुरंत पास में खड़ी एक और फायर ट्रक को स्टोरेज में रख दिया। लेकिन लिन यू ने जल्दी ही पता लगा लिया कि फायर ट्रक के पीछे अचानक एक फायर स्टेशन था। हालांकि फायर स्टेशन में कोई फायर ट्रक नहीं बचा था, लेकिन कई तरह के फायर फाइटिंग इक्विपमेंट पूरी तरह से मौजूद थे। लिन यू को इनकी कमी बिल्कुल महसूस नहीं हुई। उसने सीधे उन सभी को स्टोर कर लिया। एक खजाना। लगातार 3 डीजल जनरेटर मिलने के बाद लिन यू के मन में कुछ नए आइडिया आए। वह सीधे फायर स्टेशन के पीछे गया और एक बड़ा गोदाम देखा। वेयर हाउस। अंदर क्या है? हे भगवान, इस पर एक साइन लगा है, डोमेस्टिक गुड्स वेयर हाउस। गोदाम में कितने खजाने, कितनी चुनौतियां हैं। कई सीक्रेट जगहों का अनुभव करने के बावजूद लिन यू कभी सीधे वेयरहाउस के अंदर नहीं पहुंची थी। सच में यह एक्सक्लूसिव सीक्रेट रेल सरप्राइज से भरा था, लेकिन लिन यू जल्दबाजी में अंदर नहीं जा रहा था।
बल्कि उसने बाई को घात लगाकर बैठा दिया और फिर खुद सावधानी से तैयार होकर एक शॉटगन लेकर हवा में उड़ गया और कसकर बंद बड़े अलॉय डोर तक पहुंचा। अलॉय डोर तुरंत गायब हो गया और दरवाजे पर खड़े लिन यू और बाई ने तुरंत एक सरसराहट की आवाज सुनी, जिसके बाद वेयरहाउस से काली जैसी चीजों की एक धारा निकली। क्या ये एक अजीब चूहा है? लिन यू को हैरान होने का समय ही नहीं मिला था कि अचानक स्ट्रेंज रैट्स की भीड़ में एक बहुत बड़ी सफेद आकृति दिखाई दी और जैसे ही यह सफेद आकृति ऊपर नीचे हुई, बाएं दाएं उछली, चूहों का झुंड लगभग फटने ही वाला था और मीटस्लरी बनाने वाले सेंटर में बदल गया। बाय, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? तुम्हें मुझे भी दिखाने का मौका देना चाहिए। लिन यू हंसा जब उसने छोटे बच्चे को अजीब चूहों को तेजी से तितर बितर करते देखा। बाय के युद्ध खत्म करने के बाद लिन यू जमीन पर उतरा और जल्द ही गोदाम में चला गया। बेशक अंदर सड़ी हुई चीजों से निकलने वाली किसी भी नुकसानदायक गैस को रोकने के लिए उसने गैस मास्क पहना था, लेकिन पहाड़ जैसे ढेर यानी कम से कम हजारों टूटे या खराब लकड़ी के बक्सों को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे उसे कोई छिपा हुआ खजाना मिल गया हो। अंदर चाहे कुछ भी हो, ये संख्या किसी को भी उत्साहित करने के लिए काफी है। इसके बाद लिन यू ने लगभग एंशियंट सीक्रेट रेल गेट से कनेक्शन बना लिया था और इस जगह को खाली करने से पहले 3 बार चीजें ट्रांसपोर्ट की। मुझे लगता है कि हमने जो सारा सामान ट्रांसपोर्ट किया है उसे ठीक करने में ही 4 या 5 दिन लग सकते हैं। शुक्र है कि मुसीबत इतने दिनों के लिए टल गई, वरना यह सच में बहुत मुश्किल होता। आखिर में वह पास ही के रडार स्टेशन के सामने खड़ा हो गया, जहां फंसे हुए समुद्री बचाव जहाजों और मीडियम साइज के ट्रांसपोर्ट जहाजों की एक लाइन लगी थी और उसने उन चीजों को कामयाबी से कच्चे माल में बदलकर अपनी जेब में रख लिया और अब से ये जगह उसे पूरी तरह से साफ लग रही थी। अगला, चलो उस जगह चलते हैं जो टर्मिनल जैसा दिखता है। नहीं रुको, चलो पहले मेन को ढूंढते हैं। लिन यू और बाय मेन की जगह पर गए। मेन द्वारा तोड़े गए मजबूत कंक्रीट को जल्दी से पैक किया और इस बिल्डिंग के अंदर और बाहर खराब पड़े अलग अलग सामान और मशीनरी को भी ठीक किया जो हैंगर जैसी दिखती थी। और जल्द ही उसे वह चीज दिख गई जो वह सबसे ज्यादा चाहता था। वाह, क्या ये फोटोवोल्टिक पावर डिवाइस नहीं है? और ये सोलर पैनल, ये बड़े बड़े टुकड़े हैं, कम से कम 2 या 300। लगता है हमने जैकपॉट मार लिया है। लिन यू ने स्ट्रक्चर के ऊपर फोटोवोल्टिक पावर डिवाइस का एक बड़ा ग्रुप देखा और किसी और चीज को देखने की बजाय उससे ज्यादा गहरा कनेक्शन महसूस किया। अभी उनके पास कोई सोलर पैनल स्टोरेज नहीं था और तो और एक छोटा सोलर पावर जनरेशन सेटअप भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, यहाँ तक कि रोबोट डॉग बनाना भी एक लग्जरी बन गया था। सोलर पैनल निश्चित रूप से ट्रेडिंग मॉल में नहीं दिखेंगे। बिजली का आकर्षण कोई मजाक नहीं है। इसलिए जब लिन यू पिछली बार खास सीक्रेट जगह में जाना चाहती थी तो उसका फोकस मजबूत कंक्रीट पर नहीं बल्कि इन सोलर पैनल पर था। अब कार्गो शेड के ऊपर फैला हुआ फोटोवोल्टिक पावर एरे ठीक वही था जो वह चाहता था। उन्हें जल्दी से स्टोरेज स्पेस में स्टोर करते हुए लिन यू को लगा कि एक बार जब वे बाहर आ जाएंगे तो वह शायद और रोबोट डॉग बना पाएगा। लिटिल आइस लिजर्ड्स की कुछ जिम्मेदारियों को बदलने के लिए रोबोट डॉग्स का इस्तेमाल करने और माइनिंग में ज्यादा रोबोट डॉग्स को काम पर रखने से पैदावार में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। जब लिन यू ने इन्हें पैक करना खत्म किया तो उसने बहुत आगे देखा और पाया कि टर्मिनल 1 की छतों पर और टर्मिनल 2 पर भी कुछ और थे। अरे, क्या ये यहाँ आने के बाद सबसे बड़ी कमाई नहीं है? लिन यू को लगा कि इस जंगली कचरा बीनने के अभियान की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। कम से कम बचे हुए 22 घंटे और 27 मिनट में वह ये देख सकता था कि उसे और क्या मिल सकता है। लूट कमांडर लिन यू, पहले टोक्यो टावर को गिराओ, फिर टोक्यो शहर में बड़ी आग लगाकर पौराणिक विशालकाय जानवर जैसी तबाही मचाओ। अगर मैंने ओसाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फिर से गिरा दिया तो क्या नियॉन लोग मुझसे नफरत नहीं करेंगे? लिन यू ने हंसते हुए कहा। लिन यू ने पहले कभी इतना व्यस्त महसूस नहीं किया था। हालांकि इस एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उन्होंने सोचा कि क्या कुछ अच्छी चीजें ही ले लेनी चाहिए, लेकिन किसने सोचा होगा कि यहाँ सब कुछ अच्छा होगा। खास तौर पर असल में एक बहुत बड़ा मेटल का पुल था जो इस आर्टिफिशियल आइलैंड को कई किलोमीटर दूर दूसरी तरफ के किनारे से जोड़ता था। साथ ही सीधी पटरियां और ट्रेनें थी जो पता नहीं कब से रुकी हुई थी। इस बारे में लिन यू, जो पहले से ही ट्रैक के रास्तों में लगातार सामान इकट्ठा कर रहा था, ने कहा कि उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना अच्छा होगा। मेरा स्टोरेज स्पेस सब कुछ रख सकता है। हालांकि उन्होंने यही कहा था। आखिरी ट्रेन को स्टोरेज स्पेस में रखने के बाद ये फिर से भर गया। इतने ज्यादा स्टोरेज स्पेस के बाद भी यह काफी नहीं है।
एक बार जब आपके पास 3000 क्यूबिक मीटर हो जाते हैं तो आप 4000 चाहते हैं, और जब आपको 4000 मिल जाते हैं तो आप 10,000 क्यूबिक मीटर चाहते हैं। लिन यू ने अपना सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि इंसान की इच्छा कभी खत्म नहीं होती। उसने चारों ओर नजर घुमाई। ये टर्मिनल 1 का अंडरग्राउंड लेवल है। अभी यहाँ सिर्फ कुछ इमरजेंसी लाइटें जल रही थीं, शायद छत पर लगे सोलर पैनल की वजह से। उसने आसपास देखा, कुछ कुर्सियों को अलग अलग करके कच्चा माल बनाया, फिर जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस लौटा और सीधे एंशियंट सीक्रेट रेल गेट की ओर चला गया। समय केवल 20 घंटे बचे थे। हालांकि पहले लिन यू को लगा कि समय काफी है, लेकिन अब ये बहुत कम लग रहा था। इस तरह बार बार सामान ले जाते हुए अगर वह हर चीज ले जाने पर अड़ा रहा तो 24 घंटे काम करने पर भी वह शायद सिर्फ 10वां हिस्सा ही सामान ले पाएगा। स्ट्रैटेजी बदले। लिन यू शेल्टर में वापस आ गई और कम होती जगह पर बहुत सारी चीजें जमा करके सोचने लगी। सब कुछ ले जाना पक्का 20 घंटे की बर्बादी है और आखिर में शायद कुछ भी काम का न मिले। बेहतर होगा कि कुछ बहुत जरूरी छोटी चीजें लेने पर ध्यान दिया जाए। अगर कोई चीज तोड़ी जा सकती है तो उसे तोड़ दो। तोड़ने के बाद भी बहुत कुछ बचा रहता है जिसे निकाला जा सकता है। इसके अलावा कुछ स्टील इकट्ठा करने की कोशिश करें, लेकिन अभी के लिए कंक्रीट छोड़ दें। दूसरे सीक्रेट रेल्स में कंक्रीट की कमी नहीं होगी, बिल्डिंग गिरा देना ही काफी होगा। जरूरी चीजें वे हैं जो ज्यादा काम की हैं और जिन्हें ढूंढना मुश्किल है। ये सोचकर लिन यू ने खाना खाया, फिर सीक्रेट रेल में वापस उड़ गया। इस बार टारगेट को ध्यान में रखते हुए वह सबसे पहले सीधे टर्मिनल 1 पर गया और बिना कुछ कहे बाहर लगे सभी बड़े ग्लास पैनल हटाने लगा। ये ग्लास पैनल काफी बड़े थे और इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। इतने सालों बाद भी वे बिना किसी नुकसान के थे, जिससे पता चलता है कि वे अच्छी क्वालिटी के थे। उन्होंने ये पहचानने की जहमत नहीं उठाई कि वे किस तरह के कांच थे। इसके बजाय सारा कांच इकट्ठा करने के बाद उन्होंने हाई प्रिसिजन रिसर्च वर्कस्टेशन निकाला और एयरपोर्ट के अंदर अलग अलग जगहों से बातचीत शुरू कर दी। टेबल, कुर्सियां, काउंटर, सड़क की रुकावटें, कन्वेयर बेल्ट सभी को हटा दिया गया। वांछित घटकों को निकाल लिया गया और अवांछित को अनदेखा कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने सभी एस्केलेटर हटा दिए और लिफ्ट को इकट्ठा कर लिया, जिससे जल्द ही टर्मिनल काफी खाली हो गया। यह अभी भी काफी नहीं था। अंडरग्राउंड समेत टर्मिनल के सभी 5 फ्लोर पर लिन यू ने हर स्टोर, फैसिलिटी और सर्विस डेस्क से काम की चीजें ध्यान से इकट्ठा की। आखिरकार वह इंजन रूम में पहुंचे और अपने स्टोरेज स्पेस में बची हुई जगह को चेक करके बड़े जनरेटर जोड़ने लगे। शेल्टर के कई चक्कर लगाने के बाद आखिरकार उसने पास के पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन और पावर प्लांट को खाली कर दिया। इसमें भी उनका काफी समय लग गया। लिटिल आइस लिजर्ड्स, बाय और लिटिल मेन के साथ खाने के बाद उसने फिर से समय देखा तो पाया कि सिर्फ 10 घंटे बचे हैं। हालांकि एक्सोस्केलेटन, फ्लेम स्प्रेइंग फ्लाइंग डिवाइस और हाई प्रिसिजन रिसर्च वर्कस्टेशन की मदद से तोड़ने का काम काफी आसान था। शारीरिक आराम ने लिन यू के लिए किसी भी मानसिक दबाव को कम नहीं किया। खासकर रात होने पर ऐसे कई काम थे जो शायद नहीं किए जा सकते थे। स्टोरेज स्पेस को फिर से खाली करने के बाद बाय, लिटिल मेन और लिटिल आइस लिजर्ड्स को वापस भेजकर लिन यू ने टर्मिनल 1 और 2 की छतों से सोलर पैनल इकट्ठा किए और फिर एविएशन टावर के लिए उड़ान भरी। बाहर का सारा कांच साफ करने के बाद लिन यू अंदर चली गई। धूल की परतों के बीच कई मुश्किल इंस्ट्रूमेंट्स थे जो टेक्नोलॉजी की बारीकी का एहसास कराते थे। लेकिन ये टेक्नोलॉजिकल एहसास, लिन यू ने वर्कस्टेशन निकाला और उसे छुआ। पूरे टावर में लगे ढेर सारे बटन और लाइट्स उसके हाथों में पार्ट्स के कलेक्शन में बदल गए। क्या ये बेहतर नहीं है? लिन यू ने इधर उधर देखा और अचानक उसे एक चमकता हुआ एलसीडी पैनल मिला। इसमें एक सिंगल लाइन थी जो एक छोटे सोलर पैनल से जुड़ी हुई थी, और इस चमकते पैनल पर दिखाया गया कंटेंट काफी हैरान करने वाला था। 12 नवंबर 2059 शाम के 6:09। 38 साल। लिन यू पीछे हट गया। उसके अंदर का सदमा बयान नहीं किया जा सकता था। वह अपने पीछे एक कुर्सी से टकराया और भारी होकर बैठ गया। 2059, ये साल 2059 है। क्या ये सच में 37 साल हो सकते हैं? लिन यू ने जोर से हाँफते हुए कहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने वह राज खोज लिया हो जिसे वह कम से कम जानना चाहता था, लेकिन सबसे ज्यादा जानना चाहता था। पहले जब उसे सीक्रेट रेल में डिब्बाबंद सामान मिला तो उसे अंदाजा हुआ कि ये दुनिया असली दुनिया से कम 30 साल बाद की है। लेकिन अब इस बात को सच में कंफर्म करने के बाद उन्हें कुछ शक हुआ और वे कुछ अजीब महसूस करने लगे। ये दुनिया 37 साल बाद है।
लिन यू कुर्सी पर बैठ गई और गहरी सांस ली। ये जगह अब पक्का असली धरती नहीं रही। 37 साल बाद यह एक अनजान इंसानी घर था, जो सीक्रेट रेल बीस्ट्स की बहुत ज्यादा संख्या से भरा हुआ था। इंसानों को इस जगह पर लौटने के लिए तैयार रहना होगा। शून्य से शुरू करें। सच में, 0 से, नए सिरे से शुरुआत। सब कुछ पूरी तरह से उजाड़ हो गया है, बिल्कुल इस एयरपोर्ट की तरह। अगर वह यहाँ नहीं भी होता, तो भी शायद कुछ सालों में ये किसी तूफान या भूकंप जैसी किसी मुसीबत से पूरी तरह तबाह हो जाता। ये सोचकर लिन यू ने अपना सिर हिलाया और खड़ा हो गया। वह फिर से उन दूसरी मशीनों के पास गया जो एलॉय से बनी लग रही थी, उन्हें अलग किया और उनके पार्ट्स को अपने स्टोरेज स्पेस में स्टोर किया। आखिरी बार देखने के बाद और यह पक्का करने के बाद कि लेने लायक और कुछ नहीं है, लिन यू वापस प्राचीन सीक्रेट रेल गेट की ओर उड़ गया। 9 घंटे बाकी थे, लेकिन अब तक वह इतना थक चुका था कि अब वह कुछ भी करना नहीं चाहता था। ये 15 घंटे की भागदौड़ भरी जमा पूंजी जरूर फायदेमंद रही, लेकिन इससे उनकी मानसिक और शारीरिक हालत पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। जब वह फिर से शेल्टर में लौटा तो वहां रात हो चुकी थी। लिन यू ने पिछली बार इकट्ठा की गई चीजों को दूर खाली जगह पर रख दिया और बाएं और दूसरों को देखा जो कुछ देर से उसका इंतजार कर रहे थे, और थका हुआ खजाने वाले हिस्से की ओर चल दिया। सीक्रेट रेल में अंधेरा होने से पहले ही लिज़र्डमैन के शरीर पर पसीना और खून लगा दिया गया था, इसलिए उसे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि अचानक कोई उड़ने वाला म्यूटेटेड जीव उसके चेहरे पर लग जाएगा। अगर कोई होता भी, तो उसे बाएं और दूसरे लोग मार गिराते। लिन यू ने खुद को खुली हवा में रखे उन खजाने के बक्सों की ओर धकेला और जल्दी से और बिना किसी भावना के उनका सामान अपने स्टोरेज स्पेस में रख दिया। शुक्र है, कॉपर ट्रेजर चेस्ट से सबसे बड़ी चीज सिर्फ एक सॉइललेस कल्टीवेशन किट निकली। बाकी चीजों के लिए कोई चिंता की बात नहीं थी, क्योंकि वे ज्यादातर कंपास, फ्लैशलाइट, बैटरी वगैरह जैसी चीजें थीं। वहां खाना और पानी जैसी और भी चीजें थीं, जिन्हें संभालना भी आसान था और वे ज्यादा जगह भी नहीं लेते थे। कुछ और चक्कर लगाने के बाद उसने सब कुछ अलग अलग स्टोरेज में रख दिया, उन्हें लगभग पूरी तरह से भर दिया, और इस तरह खजाने का खजाना इकट्ठा करने का काम पूरा हुआ। जहां तक बाय और शियाओ मेंग और सबसे ज्यादा खजाने के बक्से खोलने वाली छोटी बर्फ की छिपकलियों को दिए जाने वाले इनामों की बात है, लिन यू ने उन्हें सीधे खुलने वाली जगह पर रखने का फैसला किया। अगर उन्हें ऐसा करने का मन हुआ, तो वे उन्हें खोल सकते थे। उन्हें लगा कि इस ट्रिप ने उन्हें फिजिकली बहुत थका दिया है। सब कुछ खत्म करने के बाद, बिना बदले एक्सक्लूसिव एंशिएंट सीक्रेट रेल गेट को देखते हुए, लिन यू शेल्टर की तरफ कुछ कदम बढ़ी और अचानक रुक गई। वह कुछ भूल गया था। गावू, बाय ने मास्टर को फिर से वापस जाते हुए देखा। उसे उत्सुकता हुई और वह लिन यू के पीछे पीछे चला गया। बाय, क्या तुम ये देखना चाहोगी? लिन यू ने गहरी सांस ली। उसने एक बार फिर एंशिएंट सीक्रेट रेल गेट को खोला और उसी समय बाहर आया, थोड़ी दूर उड़ा और एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड किया। बाय भी उसके पास आ गई, चुपचाप लहरों की आवाज सुन रही थी और समुद्र से आ रही नमकीन हवा में सांस ले रही थी। लिन यू ने जमीन पर कई मशालें रखी, जिससे आग बन गई, और इस आग की रोशनी में लिन यू और बाय के चेहरों पर टिमटिमाती परछाई पड़ रही थी। लिन यू ने एक खंजर निकाला और बाय ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि इस बार मालिक की वापसी का इससे कुछ लेना देना है। बाय, आगे जो होने वाला है उससे बहुत कुछ बदल जाएगा। गावू, बाय ने सिर हिलाया, उस सुबह की उलझन और अफरा तफरी को याद करते हुए, जब मालिक को एक ऐसे घाव का सामना करना पड़ा जो खुद ठीक हो सकता था, ऐसा कुछ जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। मालिक ने कहा था कि ऐसी हालत में वह इंसान नहीं माना जाएगा, कम से कम एक आम इंसान तो नहीं। बाय ने मास्टर की ओर देखा, ये जानते हुए कि वह जवाब खोज रहे थे। मेरे विचारों को वेरीफाई करने का समय अब शुरू होता है, बाय। शुक्र है कि तुम मेरे साथ हो। जैसे ही लिन यू ने बात की, उसके हाथ में खंजर धीरे से उसकी उंगली पर और फिर उसके हाथ पर फिसल गया। 2 कट, एक लंबा और एक छोटा, तुरंत दिखाई दिए और तेज दर्द हुआ। घावों पर लाल खून बह रहा था और लिन यू ने एक अल्कोहल वाला रुमाल निकाला और उसे धीरे से पोंछा। खून साफ हो गया, फिर भी घाव बने रहे। लिन यू ने बाय की ओर देखा, जो भी हैरान था। ये सिचुएशन वैसी ही थी जैसी तब थी जब वे मिथिकल जायंट बीस्ट को हराते हुए घायल हो गए थे। बाय, अब हमें वापस जाना होगा। बाय से आग्रह करते हुए लिन यू फिर से प्राचीन गुप्त क्षेत्र के गेट के सामने लौटी, दरवाजा खोला और बाय के साथ वापस आ गई। फिर उसने फिर से टॉर्च निकाली। उसके हाथ और उंगली में दर्द अभी भी था, फिर भी टॉर्च की रोशनी में वे दोनों घाव उसकी आंखों के सामने तेजी से भर रहे थे।
लिन यू का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे एक और राज पता था। सीक्रेट रेल में, या यूं कहीं कि पृथ्वी पर, सेल्फ हीलिंग की क्षमता पूरी तरह से बेअसर थी। दूसरे शब्दों में, जब वह सीक्रेट रेल में था, या यूं कहीं कि धरती पर था, तो वह एक आम इंसान की तरह खून बह सकता था, घायल हो सकता था और मर सकता था। दूसरी दुनिया में इस काबिलियत ने उसे अजेय और अमर बना दिया। अगर मुझे पूरी तरह से धरती पर लौटने का कोई रास्ता मिल जाए, तो क्या मैं अपना असली नॉर्मल इंसानी शरीर वापस पा सकता हूँ? वह चिंता और शक से धीरे धीरे उत्साह, यहाँ तक कि परमानंद में बदल गया। असाधारण से साधारण बनने के लिए, अगर कोई और होता, तो लिन यू को लगता कि वे उस जबरदस्त बूस्ट का मजा लेंगे जो जबरदस्त पावर से मिलता है, लेकिन उसे खुद ये पसंद नहीं था। इंसान घायल होते हैं, खून बहता है, निशान रह जाते हैं। बुरी तरह घायल एक इंसान की मौत हो जाती है। ये काम इंसान की सबसे बड़ी बातें और खासियतें हैं। फिर भी इस दूसरी दुनिया में उसके पास सेल्फ हीलिंग जैसी एक शक्तिशाली शक्ति है जो उसे कम इंसान बनाती है। जरूर, बहुत बढ़िया होना बहुत अच्छी बात है। सेल्फ हीलिंग भी बहुत अच्छी है। इसमें चोट लगने या खून बहने की कोई चिंता नहीं होती। इससे दूसरी दुनिया में सब कुछ ज्यादा कॉम्पिटिटिव और मजबूत हो गया। लेकिन लिन यू को हमेशा लगता था कि यह अनोखी शक्ति उसे इंसान जैसा नहीं बनाती। लेकिन ये पूरी तरह से कुछ और है। उन्होंने इस पर विचार भी किया। अभी भी ये काबिलियत उसे घायल होने का दर्द महसूस करने देती है, इंसान होने के साथ शायद आखिरी समानता का अनुभव करने देती है। लेकिन कौन जानता है कि ये दर्द कब गायब हो जाएगा? तब वह सचमुच इंसान नहीं रहेगा। अगर किसी दिन सब लोग धरती पर लौट आएं और यह काबिलियत अभी भी मौजूद हो, तो क्या यह उसे एक अमर, बिना चोट वाला राक्षसी इंसान बना देगा? वो उलझन और हैरानी सब इसी से पैदा हुए। पर अब इस मामले ने एक मोड़ ले लिया है। सीक्रेट दायरे में या धरती पर खुद को ठीक करने की क्षमता बेअसर हो जाती है। ऐसा लगता है कि मुझे इंसानों को इस मुसीबत से भरी दूसरी दुनिया से दूर अपने वतन लौटने का एक और कारण मिल गया है। लिन यू ने गहरी सांस लेते हुए कहा। पहले उनकी कोई इच्छा नहीं थी, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि वर्ल्ड लीडरबोर्ड पर नंबर 1 बनने और इतने दिनों तक उस स्थान पर रहने के बाद उनकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं थी। अगर कोई था, तो वो बस शब्द थे, जिंदा रहना। पौराणिक विशालकाय जानवर से मिलने से पहले ही उसे लगा कि उसके पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, और अगर फेयू कुछ हासिल करना चाहता है, तो वह दुनिया को बचाने के लिए इस व्यक्ति की मदद करेगा। लेकिन अब ये पूरी तरह से अलग है। स्वार्थी होने के नाते, भले ही सिर्फ अपने लिए, मुझे पूरी तरह से वापस लौटने का तरीका ढूंढना होगा। लिन यू ने टॉर्च बुझा दी और खून के धब्बे पोंछ दिए। चांदनी रात में उसने और बाई ने एक दूसरे को देखा। उसके हाथ और उंगली का दर्द धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन इस समय उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। बाई, जब समय आएगा तो मेरे साथ अकेले रहने के लिए कोई जगह ढूंढ लोगी। धरती यहाँ से कहीं बेहतर है। गावू, बाई ने जोर से सिर हिलाया। जब तक मालिक की इच्छा होगी, ये भी बिना डरे आगे बढ़ेगा। अंधेरे, नमी वाली अंडरग्राउंड गुफाओं में सेलेस्टियल ड्रैगन बैटल आर्मर पहने हुए फेयू अपनी टीम को अंडरग्राउंड रूइंस डी जोन के आखिरी कमरे की ओर ले जा रहा था। अभी अभी उन्होंने एक बार फिर कड़ी लड़ाई लड़ी थी और सॉल लिज़र्डमैन के हमले को नाकाम कर दिया था, और हर तरह के अनजान मांस से भरे एक कमरे पर कब्जा कर लिया था। फिर वे इस यात्रा को पूरा करने के लिए तैयार होकर यहाँ तक आए। हालांकि ये सच में काफी मुश्किल था। अगर लिन यू का दिया हुआ सेलेस्टियल ड्रैगन बैटल आर्मर न होता, तो ये ग्रुप पक्का घायल हो जाता। अगर उन्हें सच में चोट लगती, तो उन्हें कीमती दवाइयों या फर्स्ट एड किट का इस्तेमाल करना पड़ता। एक बार उनका इस्तेमाल हो जाने के बाद वे खत्म हो जाते थे। बॉस, मेरे मन में हमेशा एक सवाल रहता है। यू सियोवान ने सामने खड़ी फेई यू को देखा, जो सावधानी से एक धार पकड़े हुए थी और आसपास देख रही थी, और खुद को पूछने से रोक नहीं पाई। सवाल क्या? फेई यू ने अपनी शील्ड नीचे नहीं की, और उसकी बंदूक अभी भी आगे की ओर थी। लगातार लड़ाई से उसके हाथ में M19 थोड़ी गर्म हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस शक्तिशाली हथियार को आसानी से नहीं छोड़ा। चीफ, मुझे लगता है कि यू सियोवान पूछना चाहता है कि लिन यू अकेले पूरी गुफा में कैसे जा सकता है, जबकि हम 63 लोग लिज़र्डमैन के हमलों की एक लहर का भी मुश्किल से सामना कर पाते हैं। उसके बगल में बैठा हुआ यू भी काफी देर से सोच रहा था। असल में उनकी लड़ने की ताकत पहले से ही काफी मजबूत थी। फिर भी जब वे अभी भी लिज़र्डमैन द्वारा रोके गए थे, तो लगभग अकेले ही 3 या 4 अंडरग्राउंड खंडहरों को तोड़ने की तुलना में
हु यू और दूसरों को याद आया कि लिन यू ने जमीन के नीचे के खंडहरों में स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल किया था, और जब जिंग लिंगफेंग के ग्रुप पर हमला हुआ था तो उसने आसानी से अपनी मुश्किल हल कर ली थी, जिससे पूरी लड़ाई बहुत आसान हो गई थी। ध्यान रखें, हथियारों की कमी के अलावा जब ठंडे हथियारों की बात आती थी तो जिंग लिंगफेंग का ग्रुप लगभग अजेय था। फिर भी इन संकरे जमीन के नीचे के खंडहरों में जिंग लिंगफेंग और वे दोनों एक मुश्किल लड़ाई में फंस गए। आप पीछे मुड़कर देखें तो उस समय लिन यू ने छिपकली और भिखारियों के पैरों को अपाहिज करने के लिए स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल किया था, शूटिंग स्किल्स की कमी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि लिन यू असल में उस समय जानबूझकर ऐसा कर रही थी। लिन यू के शेल्टर में बाहर लड़ाई के दौरान लिन यू को देखकर वे साफ समझ गए लिन यू ने जो कुछ भी किया उसके पीछे कोई मजबूत वजह थी। हालांकि हो यू को अभी भी समझ नहीं आया कि लिन यू ने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसे यकीन है कि लिन यू की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होगी। इसके अलावा वो दुश्मन को पूरी तरह से सटीकता से दबा सकता है। लिन यू, वो इंसान। फेई यू के होंठ सिकुड़ गए। वो मेरे लिए पहले से ही एक लेजेंड है। हालांकि मैंने उसे पर्सनली देखा है और वो किसी भी आम जवान आदमी जैसा ही लगता था, लेकिन जब उसे हाथ मिलाया तो मुझे लगा जैसे वो हमेशा मुझसे हर तरह से बेहतर है, फेई यू ने कहा और अपना सिर हिलाया। लेकिन उसके चेहरे पर कोई नाराजगी या जलन नहीं थी। उन्हें सच्ची तारीफ, यहाँ तक कि श्रद्धा भी महसूस हुई। लिन यू शुरू से ही ग्रुप को लीड कर रही थी, लीड बनाए हुए थी, दुनिया की बेस्ट बन गई थी और हमेशा आगे रहती थी और पूरी तरह से एक अलग डोमेन में मौजूद थी। लिन यू की ताकत हम में से कुछ ने देखी होगी, कुछ ने नहीं, लेकिन कोई भी इस बात से इनकार नहीं करेगा कि ऐसी शक्ति होना कोई मुश्किल बात नहीं है। फेई यू ने आगे कहा, ये याद करते हुए कि सैन ये ने एक बार उससे क्या कहा था। सान ये हमेशा चाहते थे कि रिफ्यूजी विलेज ग्रोथ के लिए लिन यू पर निर्भर रहे। सान ये अक्सर ऐसी बातें कहा करते थे, एक बड़े पेड़ के नीचे पनाह लेना बहुत अच्छा होता है और बड़े लोगों के कंधों पर खड़े होने से आप दूर तक देख पाते हैं। और अब फेई यू को ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी। फेई यू को याद आया कि सैन ये के गुजरने से पहले वह सच में चाहता था कि लिन यू रिफ्यूजी विलेज का लीडर बने या कम से कम असली कंट्रोलर, एक दबंग लोग। लेकिन लिन यू ने बार बार मना कर दिया। फेई यू को भी समझ नहीं आ रहा था कि कोई ऐसी चीज के लिए क्यों मना करेगा जो उसे अपनी मर्जी से दूसरों पर हावी होने की इजाजत देती है। लेकिन लिन यू बस इतनी खास है। दबंग लोगों को मना करके लिन यू रिफ्यूजी विलेज के साथ अलायंस, रिश्ता बनाए रखना चाहता था। और धोखे, विश्वासघात और संघर्ष से भरी इस दूसरी दुनिया में ऐसा गठबंधन बहुत कीमती है। लिन यू उन पर बहुत भरोसा करता है और वे लिन यू पर भरोसा करते हैं। बस काफी है। दबंग लोगों के बारे में फेई यू को अब लगता है कि उसे न तो इसकी जरूरत है और न ही यह उसे चाहिए। उस समय लिली कलाहाव ने उन्हें अपने अधीन करने के लिए हर तरह के तरीके अपनाए और फेई यू सहमत नहीं हुई, क्योंकि अब उसे लगता है कि सैन ये गलत था। किसी बड़े पेड़ के नीचे पनाह लेना आरामदायक होता है, लेकिन बड़े पेड़ जितना लंबा होने के लिए बेहतर धूप वाली जगह पर जाना पड़ता है। दिग्गजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए उनके साथ खड़ा होना जरूरी है। लिन यू चाहे मजबूत हो या कमजोर, हमें उसका पूरा सपोर्ट करना चाहिए। हालांकि मुझे पक्का नहीं पता कि मुझे ये कहना चाहिए या नहीं। बॉस, चलो भी, क्या सेवियर, लिन यू ने कब दिखाया है कि वह सबसे अलग दिखना चाहता है, पूरी इंसानियत का गार्डियन गॉड बनना चाहता है। मुझे लगता है कि वह आपके साथ सेवियर जैसा बर्ताव करता है, इसीलिए वह आपकी इतनी मदद कर रहा है। हा। यू सियोवान ने मजाक में ये कहा, लेकिन कोई नहीं हंसा। असल में ध्यान से सोचने पर भले ही लिन यू अभी ज्यादा मजबूत है और यह साइड काफी कमजोर है, लेकिन ऐसा लगता है कि लिन यू पिछली हैंडशेक वाली घटना के बाद से ही कुछ बड़ा करना चाहती थी। लेकिन इतनी बड़ी बात है, और ध्यान से सोचो, अगर तुम खुद ही बचाने वाले बनना चाहते हो तो खुद ही क्यों नहीं करते। इतनी जानकारी शेयर करने की क्या जरूरत है। इसके अलावा उनमें से हर एक को लगा कि लिन यू ने जो अलग अलग जानकारी दी वह बहुत चौंकाने वाली थी, चाहे वह कोई भी चीज हो। ये सभी बहुत कीमती खुफिया जानकारी एक ही टारगेट की ओर इशारा कर रही थी। कैसा उद्धारकर्ता जो एक बनना चाहता है, असल में एक बनना है ना, फेई यू ने अपनी बंदूक उठाते हुए कहा, और एक जोरदार धमाके के साथ आगे कोने पर खड़े एक लिजर्डमैन के माथे में तुरंत गोली लगी और वह कुछ ही देर में जमीन पर गिर गया। भाइयों, फॉर्मेशन 2, फेई यू जोर से चिल्लाया, और जल्द ही ये 63 लोगों की कॉम्बैट टीम तेजी से फैल गई और तुरंत एक बहुत मजबूत फॉर्मेशन बना लिया।
आगे की लाइन में बड़ी बड़ी शील्ड थी और उन्होंने सेलेस्टियल ड्रैगन आर्मर पहना हुआ था जिससे उनका डिफेंस मैक्सिमाइज्ड था। पीछे बैठे सभी लोगों के हाथ में M19 पिस्तौलें थीं और उनकी पीठ पर स्टील के क्रॉसबो थे जो किसी भी पल हथियार बदलने के लिए तैयार थे। पलक झपकते ही लगभग 100 लिजर्डमैन आगे और पीछे से आ गए, लेकिन फेयू के लगातार कमांड के कारण उन लिजर्डमैन के लिए 20 मीटर से भी ज्यादा पास आना बहुत मुश्किल हो गया। गोलियों की आवाज के बाद क्रॉसबो के तीरों की एक और बौछार हुई और जो लिजर्डमैन छिपकर हमला करना चाहते थे वे इस लगातार तेज हमले में बिखर गए और बुरी तरह घायल हो गए। जैसे ही धुआं छंटा, लिजर्डमैन की लाशों के अलावा कॉपर ट्रेजर चेस्ट भी जमीन पर पड़े थे। उन्हें कम मत समझो, जो आगे है वे धीरे धीरे आगे बढ़े और फॉर्मेशन को बढ़ाएं। हमें ये पक्का करना होगा कि कोई बूम। तभी लिजर्डमैन के ढेर से एक धमाके की आवाज आई जिससे सबके कान गूंज उठे। वे सभी जानते थे कि यह लिजर्डमैन द्वारा जलाया गया काला बारूद था जो आखिरकार फट गया। उन्हें पहले भी कई बार ऐसा सामना करना पड़ा था और वर्ल्ड चैनल ने लिजर्डमैन के इस तरह खेलने के बारे में बात की थी, इसलिए फेयू और उनकी टीम बहुत सावधान थी। बेशक इस बार सबके कान थोड़े अनकंफर्टेबल होने के अलावा और कोई बात नहीं थी। ठीक है, सावधान रहना कभी गलत नहीं होता। चलो पहले लाशों को साफ करते हैं। वांसी, तुम और कुछ दूसरे लोग लिजर्डमैन का पसीना और खून इकट्ठा करने पर ध्यान दो। झेंगजिंग, तुम लोगों को कॉपर ट्रेजर चेस्ट इकट्ठा करने के लिए लीड करो, बाकी सब लोग सावधान रहो। फेयू ने अपने चेहरे से पसीना पोंछा। वह लिजर्डमैन की लड़ने की ताकत से हैरान नहीं था, नहीं उसे लड़ाई बहुत ज्यादा या थकाने वाली लगी। उसे बस यही लगा कि लिन यू इस जगह के लिजर्डमैन को जबरदस्त ताकत से बार बार हरा सकती है। एक व्यक्ति बाकी लोगों से ज्यादा माहिर, यू सेवान और दूसरों ने जो कहा उसके अनुसार लिन यू बिना किसी झिझक के छिपकली और भिखारियों के एक बड़े ग्रुप को मारने के लिए आसानी से स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल कर सकता था। फिर भी वे यहाँ थे, उनमें से 63 जिनके पास ठीक ठाक कमांड, स्ट्रेटेजिक फॉर्मेशन थे और वे एडवांस्ड वॉरफेयर तरीकों का भी इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन लिन यू की तुलना में अभी भी बहुत बड़ा अंतर था। वह व्यक्ति शायद लड़ाई में जीनियस है, फेयू ने अचानक कहा। जीनियस? मुझे लगता है कि लिन यू सिर्फ जीनियस नहीं है, लड़ाई के मामले में। और हाँ बॉस, क्या आपको वो मशीन गन टावर और शहर की दीवार पर लगी वो चीजें याद है जो पिछली बार जब हम वहां गए थे तो रोबोट जैसी लग रही थी? यू सियोवान ने M19 उठाते हुए पूछा। मुझे याद है, उन्हें मशीन डॉग्स कहा जाता है, रोबोट नहीं। और मशीन गन टावर्स, आर्टिलरी टावर्स नहीं। फेयू ने उस समय एक से ज्यादा बार उन्हें ध्यान से देखा था। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस, मेरा मतलब है। तुम्हारा मतलब है कि लिन यू को अब खुद से लड़ने की जरूरत नहीं है और उसे सिर्फ कमांड करने की जरूरत है ना? फेयू मुस्कुराया और कॉपर ट्रेजर चेस्ट वापस ले जा रहे अपने साथियों की तरफ सिर हिलाया और सबको आगे बढ़ने का इशारा किया। बिल्कुल, लिन यू ने एक बहुत बड़ा किला बनाया है, शायद वह अब खुद से नहीं लड़ेगा, है ना? यू सियोवान ने अपना सिर हिलाया, उस समय को याद करते हुए जब लगभग 30,000 की लिजर्डमैन सेना को उन मशीन डॉग्स और मशीन गन टावरों ने तुरंत टुकड़े टुकड़े कर दिया था जिनमें विरोध करने की कोई ताकत नहीं थी। इसके अलावा सबके लिए एक और हैरान करने वाली बात थी। मुझे लगता है कि सबसे असरदार बात यह थी कि लिन यू को खजाने के बक्से नहीं चाहिए थे। तुम्हें पता है, 30,000 से ज्यादा लिजर्डमैन थे और इतनी सारी संख्या में वे 1,000 खजाने के बक्से कैसे नहीं दे सकते थे। लेकिन लिन यू ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन हथियारों को लिजर्डमैन पर हमला करने दिया। मुझे लगता है कि इस मामले में लिन यू का झटका सबसे ज्यादा था। फेयू ने दूसरों की ओर देखते हुए कहा। सबने चुपचाप सिर हिलाया। दूसरे सर्वाइवर्स ने उन कीमती खजाने को लाइफलाइन माना, लेकिन लिन यू को इसकी कोई परवाह नहीं थी। जब वे लिन यू को सपोर्ट करने गए तो उन्होंने बहुत सारे लिजर्डमैन को खत्म कर दिया और काफी सारे ट्रेजर चेस्ट गिरा दिए, लेकिन लिन यू को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और उसने सीधे उन्हें ले जाने दिया। सबने सोचा कि लिन यू आसानी से आधा हिस्सा मांग सकती थी, क्योंकि लिन यू की चुपचाप सहमति से ही उन्होंने हमला शुरू किया था और अगर लिन यू आखिर में आधा हिस्सा लेती तो कोई एतराज नहीं होता। लेकिन इसके बजाय लिन यू ने खजाने के बक्सों के बारे में कुछ नहीं कहा, सीधे उन्हें सब कुछ लेने दिया और उन्हें M19 पिस्तौल और डिजाइन स्कीमेटिक्स भी गिफ्ट में दे दिए। कोई भी नहीं बोला और वे फेयू के पीछे पीछे धीरे धीरे आगे बढ़े। लिन यू बहुत शक्तिशाली और बहुत रहस्यमय था। कोई नहीं जानता कि वह क्या सोच रहा है या उसका अगला कदम क्या होगा। वे बस इतना जानते हैं कि लिन यू पूरी तरह से लोन वुल्फ नहीं है, वह व्यक्ति उनके पीछे सबसे भरोसेमंद सपोर्ट है। बस काफी है। ठीक है,
सब लोग तैयार हो जाओ। फेयू ने पहले ही सामने का बड़ा सा गेट आधा खुला देख लिया था। एक बड़ी शील्ड पकड़े हुए वह आगे बढ़ा और अपने साथियों को पीछे आने का इशारा किया। दरवाजा, जिसके अजीब गोले और लाइनें थीं, उन्होंने पहले भी कई ऐसे दरवाजे देखे थे और इस बार इसे दोबारा देखने पर यह कोई बड़ी बात नहीं थी। लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ छिपकली। गोली मत चलाओ, गोली मत चलाओ, हम आत्मसमर्पण करते हैं। लेकिन ठीक इसी समय अंदर से अचानक एक अजीब सी आवाज आई, जिसके बाद अलग अलग भाषाओं में सरेंडर की आवाजें गूंजने लगी। सरेंडर। फेयू ने ग्रुप की तरफ देखा, सबको तैयार होने का इशारा किया, फिर उसने शील्ड सामने रखी। तुम अंदर हो, सरेंडर करना चाहते हो? हाँ हाँ हाँ, हम सरेंडर करना चाहते हैं। गोली मत चलाना। अंदर बैठे लोग डरे हुए लग रहे थे और जोर से चिल्ला रहे थे। भिखारी। सिर्फ आवाजों से ही पता चल रहा था कि अंदर काफी भिखारी थे। सबने अपनी पिस्तौलें पकड़ ली और फेयू के आदेश का इंतजार करने लगे। ठीक है, तो अपने सारे हथियार नीचे रख दो, रास्ते में चलो और हाथ ऊपर करके जमीन पर लेट जाओ। जैसे ही फेयू ने बात की, अंदर से हथियार रखे जाने की आवाजें आने लगी। जल्द ही फतेहाल गंदे चेहरे वाले भिखारी ग्रुप के सामने आ गए। वे सब जमीन पर पड़े रहे, हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। एक काले बालों वाला आदमी हाथ उठाकर बोलता रहा, ओह ग्रेट सर्वाइवर, हमारी जान बख्श दो। हमारे पास कोई चारा नहीं था, हर कोई बस जिंदा रहना चाहता है, इसीलिए हम सर्वाइवर बने। सर्वाइवर्स। फेयू को हंसी आ रही थी। ये ग्रुप खुद को सर्वाइवर्स कहता था। जिंदा बचे हुए लोग और भिखारी पूरी तरह से अलग अलग चीजें हैं। फेयू ने सोचा कि लिन यू ने इन लोगों को जो नाम दिया भिखारी, वह बिल्कुल सही था। जान की भीख मांगते हुए, बिना किसी पहल के, बस लिजर्डमैन की दया पर। इस तरह के लोग। हाँ, हम सर्वाइवर हैं। असल में हम उन बदबूदार चार पैरों वाले रेप्टाइल्स के साथ नहीं हैं, वे वही हैं और हम हैं। ओह, बात करते रहो। फेयू ने अपने बगल में बैठे झेंग जिन की तरफ देखा, जिसने सिर हिलाकर उस व्यक्ति को बात जारी रखने का इशारा दिया। हम और वे सब उस आदमी के अंदर हैं और रिश्ता असल में बस ओह कलीग्स जैसा है। उस आदमी ने ऊपर देखा, सामने हेलमेट पहने लोगों को देखकर चेहरे की कोई एक्सप्रेशन नहीं समझ पाया और हैरान हुए बिना नहीं रह सका। उस आदमी के नीचे कौन है वो, हमें बताओ और मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा। मैं दूसरों की परवाह नहीं करूंगा। फेयू मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि इस बार उन्हें आखिरकार लिन यू के लिए कुछ मिल गया था, कुछ अच्छी जानकारी। चाहे वो तथाकथित सर्वाइवर्स हो या वो व्यक्ति, अगर उन्हें पता चल जाए। वो व्यक्ति है। काले बालों वाले आदमी ने दूसरों के साथ मिलकर अचानक अपनी जेबों से जलते हुए बम निकाले और उन्हें अपने सिर के ऊपर उठा लिया। लेकिन इससे पहले कि वे उन्हें फेंक पाते, कई गोलियों की आवाज के बाद वे निराश होकर देखते रहे कि वे काले गनपाउडर एक्सप्लोसिव उनकी बगल में गिर रहे थे। धमाकों की एक सीरीज में फेयू और उसके ग्रुप ने अपने कान कसकर पकड़ लिए और शील्ड के पीछे छिप गए। इस समय वह उस तथाकथित व्यक्ति के बारे में सोच रहा था। आप अंडरग्राउंड खंडहर डी जोन से बाहर निकल आए। कान में मैकेनिकल आवाज के बाद फेयू ने आखिरकार राहत की सांस ली। आखिरकार वह एक जमीन के नीचे बने खंडहर से बाहर निकल आया। उसने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। उनके सबऑर्डिनेट्स भी इस बात से हैरान थे। सबने एक दूसरे को हैरानी से देखा, ये जानते हुए कि लिन यू ने जो पहले कहा था वह सच था। जब तक कोई भारी चीज उस बिंदु पर दबाती रहेगी, छिपा हुआ दरवाजा खुद ही दिखाई देगा। उन्होंने जिन 3 पिछले अंडरग्राउंड खंडहरों को एक्सप्लोर किया था, उनमें भी ऐसे ही स्विच थे, लेकिन वे सभी पहले चालू हो गए थे और उन्हें वहां बहुत कम रुकावट का सामना करना पड़ा। आखिरकार ये साबित हो गया कि वे उन जगहों से नहीं निकले थे। अब यह अंडरग्राउंड रूइंस डी जोन सच में पहला जोन था जिसे उन्होंने असल में तोड़ा था। और सच में घबराहट पैदा करने वाली कई आवाजों के बाद उनके नीचे नीचे की ओर जाने वाला एक रहस्यमयी काला दरवाजा दिखाई दिया। ग्रुप अंदर गया और अंदर की बड़ी जगह को खोजा। लीडर, इतनी सारी हड्डियां, क्या ये इंसान की हैं? यू ने उस जगह का चक्कर लगाया और फेयू के पास लौटा, जिसके हाथ में एक बहुत बड़ा ओपल जेम था और उन डरावनी सफेद हड्डियों को देखकर उसे ठंड लग रही थी। जब वे पहली बार नीचे उतरे तो उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इस अंडरग्राउंड जगह में सीढ़ियों के आखिर में हड्डियों का ऐसा ढेर उनका इंतजार कर रहा होगा। ऐसा लग रहा था कि हड्डियां एक खास पैटर्न के हिसाब से रखी गई थी, लेकिन उन्होंने नियमों या खास मतलब पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे सीधे सेंटर की ओर बढ़ रही थी, क्योंकि बीच में एक ऊंचा प्लेटफॉर्म था
और प्लेटफॉर्म पर हाथों और बाजुओं के आकार में नक्काशीदार एक पेडेस्टल था। पेडेस्टल के ऊपर एक फुटबॉल बॉल जितना बड़ा हीरा था, जो टॉर्च की रोशनी में बहुत चमक रहा था। हालांकि वे इंसानी हड्डियों जैसी दिखती हैं, लेकिन असल में वे नहीं हैं। फेई यू हड्डियों को ध्यान से देखने के लिए नीचे बैठ गई। खोपड़ियां कुल मिलाकर इंसानों से छोटी थीं, लगभग 1.3 से 1.4 मीटर साइज की। उंगलियां बहुत लंबी और नुकीली थीं, और उनके सिरे जानवरों के पंजों की तरह अजीब तरह से मुड़े हुए थे। इसके अलावा पोजीशन पूरी तरह से सीधे नहीं थे। इंसान की बजाय वे किसी जानवर की हड्डियों जैसे लग रहे थे। लीडर, ये हड्डियां डरावनी हैं। ऐसा लगता है जैसे इन्हें मारकर एक साथ यहाँ फेंक दिया गया हो। ठीक है, क्या मैं जेम देख सकता हूँ? यू सिवान, फेई यू के हाथ में ओपल जेम के चमकीले रंगों से मोहित होकर उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। दूसरों को भी ऐसा ही लगा। धरती पर इतने बड़े और सुंदर ओपल की कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। दूसरी दुनिया में इस चीज की कीमत एक रोटी से भी कम है। अपनी आंखों पर कंट्रोल रखो, इस चीज का हमसे कोई लेना देना नहीं है। फेई यू ने बिना कुछ सोचे समझे इसे लिन यू के लिए स्पेशल ट्रांजैक्शन में डालते हुए कहा। लीडर, मेरे देखने से पहले ही आपने इसे दे दिया। मेरा मतलब है, क्या आप सच में इसे रखना नहीं चाहते? यू सिवान, फेई यू के फैसले पर हैरान होकर पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। उनके लीडर को अपने साथी लिन यू पर बिना किसी सवाल के सच में भरोसा था। इसे रखना बेकार होगा, बाकी सभी रत्न लिन यू के पास हैं। जो कुछ भी बनाया जा सकता है वही बनाएगा। हम बस अपना काम करते हैं। फेई यू को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने चारों ओर नजर घुमाकर पक्का किया कि कुछ भी पीछे नहीं छूट गया है, और सबको ऊपर जाने का इशारा किया। इसके अलावा लिन यू हमें उसी हिसाब से इनाम भी देगी, है ना? हमारे लिए इस विशालकाय लिन यू के साथ खड़े होने से पहले हमें धीरे धीरे ताकत बढ़ानी होगी। तुम सेवान, ये याद रखना, दिग्गजों के कंधों पर खड़े होकर। उद्धरण ... क्या आप दूर तक देख सकते हैं? यू सेवान ने सोचा। नहीं, इसका मतलब है आप वो नहीं देख सकते जो बड़ा देखता है। सभी को याद रखना चाहिए, हम किसी बड़े के कंधों पर खड़े होकर मौकापरस्त नहीं हैं, बल्कि हमें बड़े का भरोसेमंद साथी बनना चाहिए। अंडरग्राउंड खंडहर में घुसते ही हमारी ताकत पहले से ज्यादा हो गई। हम ज्यादा एकजुट हो गए और अपनी कोशिशों से पहली बार हमने इस खंडहर को तोड़ दिया, ऐसा कुछ जिसके बारे में हमने कभी सोचने की हिम्मत नहीं की थी, है ना? हाँ, हमें लिन यू के हथियारों और शील्ड से फायदा हो सकता था, लेकिन सबके प्रयासों के बिना सबसे अच्छे इक्विपमेंट भी हमें यहाँ बिना नुकसान के नहीं ला पाते। सब लोग, हमने अभी पहला कदम उठाया है। आगे बढ़ते हुए हम बढ़ते रहेंगे और आखिरकार लिन यू के साथ बड़े नामों की तरह खड़े होंगे। हाँ, अचानक सभी में जोश भर गया। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी कोशिशें काम की थीं। इस अंडरग्राउंड खंडहर तक आना, उसमें से निकलना और बड़ा रत्न पाना, ये सब बहुत जरूरी था। शुरू में उन्हें लगा कि यह लिन यू का दिया हुआ काम पूरा करना है, लेकिन अब उन्हें ऐसा सोचने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, इस उत्साह को अगले अंडरग्राउंड खंडहर को तोड़ने में लगाओ। हाँ, फेई यू अपने साथियों के जोश से बहुत खुश था, और जब वे ऊपर इकट्ठा हुए तो सब उसके साथ थे। उन्होंने लोगों की गिनती की, कोई पीछे नहीं था, फिर हाथ हिलाकर सबको वापस जाने का इशारा किया। इस ट्रिप में असल में फसल काफी बड़ी थी। 49 कॉपर ट्रेजर चेस्ट, 21 आयरन ट्रेजर चेस्ट और कुल 139 क्यूबिक मीटर स्टोरेज स्पेस। रास्ते में हालांकि लिजर्डमैन सेना से सामना करना थोड़ा मुश्किल था, असल में इसमें बस कुछ समय लगा, और हर कोई जो आमतौर पर थोड़ा घायल हो जाता था, इस बार बिना किसी चोट के बाहर आ गया। वे सब समझ गए कि वे और मजबूत हो गए हैं। चाहे उनका हथियार हो या सोच, सब एक जैसा ही था। बॉस, लेकिन एक बात बतानी है, लिन यू से आखिरी बार संपर्क किए हुए कितना समय हो गया है? यू सिवान ने अचानक कहा। फेई यू ने सिर हिलाया। सच में 2 दिन से ज्यादा हो गए हैं। मैं उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर पाया हूँ। कल सुबह उसने मेरे लिए एक मैसेज छोड़ा था और पूरा दिन बिना जवाब के बीत गया। मुझे लगता है शायद लिन यू उस पुराने जमाने के बड़े जानवर को मारने के बाद बहुत थक गया था, इसलिए वह आराम कर रहा है और ठीक हो रहा है। सभी लोग बाहर बड़े कमरे में पहुंचे, कभी कभी दीवार पर बने बड़े म्यूरल को देखते हुए। हर कोई सोच रहा था कि लिन यू के साथ क्या हुआ। पौराणिक विशालकाय जानवर को हराना, ऐसी उपलब्धि सच में लिन यू की क्षमताओं को दिखाती है। दूसरे सीक्रेट दायरे से बाहर आने के बाद उन्होंने ग्रुप चैट में उस पौराणिक विशालकाय जानवर के बारे में जानकारी देखी और वे भी उतने ही गहरे सदमे में थे। इतना बड़ा जीव पहले से ही उनकी समझ से बाहर था।
उससे लड़ना या उसे हराना तो दूर की बात थी। हालांकि फेई यू की हाल की बातों ने उन सभी को कुछ देर के लिए उत्साहित कर दिया था, लेकिन जैसे ही भावनाएं शांत हुई, पौराणिक विशालकाय जानवर के बारे में सोचकर सभी फिर से कुछ उदास हो गए। ऐसा लगता है कि वे हमेशा लिन यू का पीछे से पीछा करते रहते हैं और उसकी पीठ की एक झलक भी नहीं देखते। उसके बगल में विशालकाय बन जाओ। लीडर, क्या हम बहुत जल्दी की बात कर रहे हैं? आखिर में फैंग पेंग ने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ, सच में अब ये थोड़ा दूर लगता है, लेकिन हमें कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है। फेई यू ने मुड़कर सबको देखा, उसकी नजरें स्थिर थीं। मेरे एक जानने वाले ने एक बार मुझसे कहा था, अगर लोग सिर्फ वही करेंगे जो वे कर सकते हैं, तो वे आखिर में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मायने ये रखता है कि क्या आपको इसमें दिलचस्पी है? मुझे इस बात में बहुत दिलचस्पी है कि हम लिन यू के सबसे भरोसेमंद साथी बने। आप क्या सोचते हैं? सब लोग इस नेता की ओर देखने लगे। उन्हें अनिर्णायक फेई यू याद आया, जो सिर्फ लिन यू को दबंग लोगों में से एक बनाने के बारे में सोचता था, जैसे कोई कठपुतली जिसे तीसरे भाई की आत्मा कंट्रोल करती हो। और अब ये लीडर, जिसने धीरे धीरे उन्हें एक छोटे अनदेखे रिफ्यूजी विलेज से निकालकर दुनिया भर में टॉप 10 में शामिल मशहूर गांव तक पहुंचाया। पहले उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे इस लीडर के साथ इन अंडरग्राउंड खंडहरों से बिना किसी नुकसान के गुजर सकते हैं। फेई यू के बदलाव को ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जा सकता है, एक ऐसा डेवलपमेंट जिसे सबने देखा। वह एक सच्चे नेता बन गए, दूसरों से भी ज्यादा मजबूत। हमें भी इसमें दिलचस्पी है। यू सियुआन अचानक चिल्लाया, फिर बाकी सब भी चिल्लाने लगे। हमें भी इसमें दिलचस्पी है। फेई यू ने संतुष्टि से सिर हिलाया, कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसे वॉइस कॉल का इनविटेशन मिला। और इस दूसरी दुनिया में उसके पास सिर्फ लिन यू की वॉइस कॉल्स खुली थीं। सब लोग, रुको, लिन यू हाथ बढ़ा रही है। फेई यू ने चुप रहने का इशारा किया और तुरंत कनेक्ट किया। लिन यू। फेई यू, सॉरी, मैं अभी उठी हूँ, आप सब कैसे हैं? लिन यू की तरफ से तो माहौल काफी शांत लग रहा था, लेकिन उसकी आवाज कुछ सुस्त लग रही थी। हम अभी अभी अंडरग्राउंड रूइंस डी जोन में घुसे हैं। हमने पहले ही आपके लिए एक अच्छा आइटम ट्रेड किया है, और सच में 2 बातें हैं जो हमें आपको ठीक से बतानी है। ओह, मुझे देखने दो। ओपल, फेई यू, तुम लोग कमाल के हो। लिन यू ने जल्दी से ओपल ट्रेड लिया और उसके हाथ में रख दिया। ये चमकदार जेमस्टोन बिना किसी शक के लिज़र्ड मेनल्टर पर इस्तेमाल किया गया था। अचानक फेई यू और दूसरों को इतनी जल्दी एक जेल मिल गया। अभी तो केवल 2 दिन ही हुए हैं। सभी अंडरग्राउंड खंडहरों में रत्न नहीं होते। लिन यू कल रात हर काम में बिजी था, आखिरकार सो गया। शुरू में उसने सोचा था कि जब तक वह अपने आप जग न जाए, तब तक सोता रहेगा। लेकिन उसके शरीर की सेल्फ हीलिंग एबिलिटी, जिसमें नींद के दौरान शरीर को उसकी सबसे अच्छी हालत में लाने का साइड इफेक्ट भी शामिल है। हालांकि सोने से पहले उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे टूट रहा है, लेकिन कुछ ही घंटों की नींद के बाद वह स्पेस स्लीप पॉड से उठा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने कल कुछ किया ही नहीं। जागने पर लिन यू ने तुरंत सिस्टम टैबलेट खोला और फेई यू को बुलाया, क्योंकि उसने पहले ही लिन यू के चेक पैनल में 1 दर्जन मैसेज छोड़ दिए थे, जिसमें वे क्या कर रहे थे ये रिकॉर्ड किया था। और ये देखकर कि लोगों का ये ग्रुप 4 अंडरग्राउंड खंडहरों से गुजरा था और आखिर में एक को तोड़कर यह बड़ा रत्न हासिल कर लिया था, सच कहूं तो लिन यू को उनकी काबिलियत देखकर बहुत खुशी हुई। इस शानदार बात को छोड़ दें तो मुझे लगता है कि इससे भी ज्यादा जरूरी कुछ है। आपको इस पर अच्छे से सोचना चाहिए। फेई यू ने बोलते हुए आज के अंडरग्राउंड खंडहरों में बड़े कमरे के सामने सरेंडर करने का नाटक करने वालों की बातें शब्द दर शब्द दोहराई। फिर उन्होंने उनके पीछे बने बड़े म्यूरल की तस्वीरें भेजी, साथ ही कई दूसरे अंडरग्राउंड खंडहरों के म्यूरल की तस्वीरें भी भेजी। तुम्हें क्या लगता है? फेई यू ने दूसरी तरफ लिन यू की चुप्पी सुनते हुए कहा। लिन यू को बस यही लगा कि जोन डी में बनी दीवार चौंकाने वाली थी, और इसके अलावा फेई यू की बातें डिटेल में बहुत डरावनी थी। दीवार पर बनी पेंटिंग में कुछ और नहीं दिखाया गया था। ये ठीक वैसा ही था जैसे लिज़र्ड मेनल्टर के साथ किसी चीज को बुलाने के लिए एक मुश्किल और जटिल रिचुअल प्रोसेस का इस्तेमाल करते थे। सिर पर कान वाले इंसान जैसे जीव, जिन्हें लिन यू ने भेड़िया सिर वाले आदमी के तौर पर देखा, उन्हें एक साथ खदेड़कर मार दिया गया और उनके खून से रत्न भिगोए गए। भिगोने के बाद जेम्स को अलग अलग डिवाइन हॉल्स में रखा जाता था, और जेम्स के पास वुल्फ हेडेड मेन की लाशों का इस्तेमाल करके रस्में की जाती थी। वेदी पर रखने के लिए केवल 1 रत्न ही बचेगा। 12 रत्नों में से 11 अलग अलग दिव्य हॉल में होंगे, और जब समन शुरू होने वाला होगा
तो एक लिजर्डमैन प्रीस्ट दिव्य हॉल से रत्नों को इकट्ठा करके विशाल अल्टर पर लाएगा। इसके बाद 12 लिजर्डमैन प्रीस्ट बलि के तौर पर वेदी पर एक दूसरे को मार डालेंगे और जैसे ही रस्म खत्म होगी, पत्थर की बड़ी मूर्ति जमीन के नीचे से निकलकर सतह पर आ जाएगी। आखिरकार 2 बड़े चांद की किरणों के नीचे मूर्ति के पास कुछ बुलाया जाएगा। जिसे बुलाया गया है वही ये है ना? म्यूरल के समय से बिल्कुल अलग कुछ देखकर लिन यू को अब भी लगा कि यह असल में होने के बजाय किसी की शरारत जैसा है। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? दूसरी तरफ फे यू ने भी यही बात कही। म्यूरल में दिखाए गए लिजर्डमैन को देखकर उन्हें भी यह अजीब लगा। ऐसी चीज किसी दीवार पर कैसे दिख सकती है? हालांकि जब वह ध्यान से देखने के लिए आगे बढ़ा तो उसे सच में कोई कमी नहीं मिली। इसे बहुत पहले बनाया और दिखाया गया था, बाद की पीढ़ियों ने इसमें कुछ नहीं जोड़ा। मुझे लगता है कि मुझे इसे समझने के लिए कुछ समय चाहिए। फे यू, चलो उस व्यक्ति की बातों पर बात करते हैं जो सरेंडर का नाटक कर रहा है। मंदिर में दर्द से धड़कने पर लिन यू को लगा कि दुनिया को देखने का उसका नजरिया बदल गया है। शुरू में दुनिया का होना, उसका सही होना या उसके अलग अलग पहलू, इन सब ने उसे रहस्यमयी और डेजावू जैसा एहसास दिया था। लेकिन अब बुलाई गई चीज को देखकर लिन यू को लगा कि यह एहसास पूरी तरह से किसी और चीज में बदल गया है। बेतुकी बात, अब उसे ये भी समझ में आ गया था कि जब वह आसमान में उड़ गया तो उन लिजर्डमैन ने उस पर हमला करना क्यों बंद कर दिया। उस व्यक्ति ने जो सर्वाइवर शब्द कहा था, मैंने पहले भी एक बार सुना था लेकिन कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अब लगता है ऐसा नहीं है। लिन यू को याद आया कि एक पकड़े गए कैदी ने पहले क्या कहा था, जीवित बच्चे, भिखारी नहीं। इसके अलावा लिजर्डमैन के साथ रिश्ता वह सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिश्ता नहीं था जैसा वह हमेशा मानता था, बल्कि उस हिसाब से यह एक पार्टनरशिप थी। शायद साथी के तौर पर मिलकर किसी की बात मान रहे हों। शुरू में लिन यू इसे झूठी जानकारी मानकर खारिज कर सकता था, ये सोचकर कि यह उस व्यक्ति की विस्फोटक रखने के लिए सरेंडर का नाटक करने की एक स्ट्रैटेजिक चाल हो सकती है। लेकिन ध्यान से सोचने पर छिपकली वाले और भिखारी शायद सच में साथ नहीं है। लिन यू ने छिपकली और भिखारियों के साथ पहले हुई मुठभेड़ों के बारे में सोचा, कई अजीब बातों को याद किया और आखिरकार इस नतीजे पर पहुंची। गावू बाई भेड़ की खाल के बड़े कुशन से उठी, स्पेस स्लीप पॉड के पास गहरी सोच में डूबी लिन यू को देखा और खुद को धीरे से पुकारने से रोक नहीं पाई। लिन यू ने अपना सिर घुमाया, बाई को नमस्ते किया और फिर सोचने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह यह मानकर बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव हो गया था कि वे भिखारी लिजर्डमैन से जिंदा रहने के लिए भीख मांग रहे थे। शुरू से ही उसे लगता था कि लिजर्डमैन और भिखारियों के बीच एक हाइरार्किकल रिश्ता था या फिर दबदबे या दबाव का एक डायनेमिक था। लेकिन अब ध्यान से सोचने पर क्या सच में ऐसा है? मुसीबत से बचने और ज्यादा आसानी से जीने के लिए बचे हुए लोगों के एक हिस्से ने ये रास्ता चुना। तब से वे लिजर्डमैन के पीछे पीछे चले गए, बाघ के साथी बन गए और अपनी काबिलियत और बुनियादी इंसानी गुण खो दिए। लिजर्डमैन के साथ मिलकर उन्होंने सर्वाइवर्स को नुकसान पहुंचाया। शुरू में लिन यू भिखारियों को इसी तरह देखता था, लेकिन अब उसे लगा कि शायद उसका फैसला सही नहीं होगा। क्या होगा अगर वे, या कम से कम उनमें से कुछ, सच में वैसे ही हैं जैसा फे यू ने अभी बताया, किसी की बात मान रहे हैं और लिजर्डमैन के साथ बराबर का रिश्ता शेयर कर रहे हैं। एक तथाकथित पार्टनर रिलेशनशिप जिसमें मिलकर किसी की बात मानी जाए। लिन यू को याद आया कि उसने जो कैदी पकड़ा था वह सर्वाइवर्स जैसी ही कुछ बातें कह रहा था, जो इस बार फे यू के सामने सरेंडर का नाटक कर रहे व्यक्ति की बातों से मेल खाती थी। पहले लिजर्डमैन और भिखारियों के साथ हुई कई लड़ाइयों के बाद अब जब इसके बारे में सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि यह वैसा नहीं था जैसा सोचा था। लिजर्डमैन भिखारियों को तोप के चारे के तौर पर बलि दे रहे थे, इसके बजाय लिजर्डमैन ने अपनी संख्या बढ़ाई और तभी भिखारी बीच में लड़ाई में शामिल हुए। ठीक वैसे ही जैसे उस समय वह शेल्टर में नहीं था, जिसके कारण 10,000 से ज्यादा लिजर्डमैन ने सैकड़ों भिखारियों को लीड करके शेल्टर पर जोरदार हमला किया। लिजर्डमैन की लाशें आगे और बीच के हिस्से तक थीं, जबकि लेविक की लीडरशिप में भिखारियों की लाशें कहीं कहीं, ज्यादातर पीछे मिली। उस समय उन्होंने सोचा कि यह संयोग हो सकता है, लेकिन अब जब इसे देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि यह पहले की बेमेल भावना को पूरी तरह से सही साबित करता है। फे यू, मुझे लगता है कि इस मामले पर हमें लगातार ध्यान देना चाहिए। चलो ऐसा करते हैं, अगर अगली बार तुम किसी को जिंदा पकड़ लेते हो या मैं पकड़ लेता हूँ तो चलो जानकारी शेयर करते हैं। समझ गया। लिन यू, मुझे लगता है कि अगर हो सके तो तुम वहां के मिथिकल जायंट बीस्ट से निपटने पर ध्यान दे सकती हो, कैसा रहेगा?
फेयू ने मिथिकल जायंट बीस्ट के बारे में सोचा और चारों ओर सबको देखा। लिन यू की काबिलियत का इस्तेमाल वहीं किया जाना चाहिए जहां वे सबसे ज्यादा सही हों, जबकि अभी वे लिन यू की तुलना में बहुत कमजोर हैं। लेकिन इन लिजिडमेन से निपटना असल में कोई समस्या नहीं है। फेयू को भरोसा था कि अगर हजारों लिजिडमेन सच में रिफ्यूजी विलेज पर हमला करने आ भी जाएं, तो भी वह उसे बचा सकता है। हालांकि यह लिन यू की तुलना में थोड़ा कमतर हो सकता है। लिन यू फेयू की प्रोएक्टिव वॉलंटियरिंग से हैरान थी। सचमुच उसने इसके बारे में सोचा था। छिपकली मनुष्य वास्तव में उसके लिए कोई खतरा नहीं थे, चाहे उनकी संख्या कितनी भी हो, यहाँ तक कि हजारों की संख्या भी उसे चिंतित नहीं करती थी। सबसे बुरी हालत में यह मशीन गन टरेट और रोबोटिक कुत्तों को कटाई करने की लहर चलाने देगा। इसके अलावा हाल ही में लिजिडमेन की बड़ी संख्या में लगातार खत्म होने के बाद से ऐसा लगता है कि वे डर गए हैं और अब आने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, जिससे उसे कोई खतरा नहीं है। अब फेयू के प्रपोजल से लिन यू को सच में लगा कि यह काम कर सकता है। वह मिथिकल जायंट बीस्ट से निपटने पर ध्यान दे सकता था, जबकि फेयू जितना हो सके उतने लिजिडमेन को खत्म करने का लक्ष्य रख सकता था। कामों का बंटवारा पक्का हो जाने से जो करना चाहते हैं उसे करना आसान हो जाएगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात मुझे कंफर्म करनी है। लिन यू ने एक पल सोचा, फिर G3 असॉल्ट राइफल और MP5 सबमशीन गन निकाली। उन्होंने उन्हें ब्लूप्रिंट में अलग किया और फेयू से पूछा, तुम M19 पिस्टल के साथ कैसा कर रहे हो? मुझे लगता है कि मैं इसमें एवरेज हूँ, लेकिन मुझे शक है कि मेरे नीचे काम करने वाले सभी लोग फायरआर्म एक्सपर्ट होंगे, मुझसे कहीं बेहतर। वैसे यह मॉड्यूलर पिस्टल बनाना बहुत आसान है। लिन यू, क्या तुम इसे मुझे दे सकती हो? कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिन यू ने G3 असॉल्ट राइफल की मैगजीन को अपग्रेड करना शुरू किया, उसके मटेरियल को बेहतर बनाया। फिर उन्होंने बुलेट ब्लूप्रिंट का एनालिसिस किया। हम तुम्हें जो दे रहे हैं वो सच में बहुत कम है, और मुझे तो ये भी लगता है। लिन यू, तुम हमें ये क्यों दे रही हो? फेयू को अचानक एहसास हुआ कि लिन यू ने उसे एक एक्सक्लूसिव ट्रेड भेजा है। MP5 सबमशीन गन और बुलेट ब्लूप्रिंट, G3 असॉल्ट राइफल और बुलेट ब्लूप्रिंट। ये है सबमशीन गन, असॉल्ट राइफलें। वे M19 पिस्तौल की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हथियार हैं। स्वीकार करो, फेयू। लिन यू ने यह हथियार देने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वह MP5 सबमशीन गन और G3 असॉल्ट राइफल बनाना जारी रख सकते हैं। लेकिन फेयू और उनकी टीम के पास ये चीजें नहीं थीं। उनकी लड़ने की ताकत बहुत कम समय में काफी बढ़ गई थी, जिससे वे कुछ ही दिनों में 4 अंडरग्राउंड खंडहरों को तेजी से साफ कर पाए। इसके अलावा ज्यादा लोगों और टीम की बढ़ी हुई काबिलियत की वजह से उनकी लड़ने की ताकत सच में काफी मजबूत थी। लेकिन सच कहूं तो जब ये टीम लिजिडमेन का सामना कर रही है, तो उसे अकेले मिथिकल जायंट बीस्ट से निपटने के लिए कहना साफ है कि वे अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं। लिजिडमेन की संख्या फेयू की टीम की सोच से कहीं ज्यादा थी, और इसमें काफी संख्या में भिखारी भी शामिल थे। खासकर तब जब लिजिडमेन और भिखारी के पीछे शायद कोई तथाकथित वह व्यक्ति हो। फेयू और उनकी टीम को ज्यादा मजबूत हथियारों और ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। तभी जब वह पौराणिक विशालकाय जानवर को खत्म करने जाएगा, फेयू और उसकी टीम भरोसे के साथ इस रेगिस्तान की रक्षा कर सकेगी। लेकिन हम कैसे? फेयू के पास खड़े होकर वे पूरी तरह चौंक गए। ये भारी सामान है। लिन यू इतनी खुले दिल की कैसे हो सकती है कि उन पर भरोसा कर ले? एक बार जब तुम यह मान लोगे, तो मैं भरोसे के साथ उस मिथिकल जायंट बीस्ट से निपटने के लिए निकल सकता हूँ। इसके अलावा एक और काम है जो मैं चाहता हूँ कि तुम करो। लिन यू ने एक और बात सोची, शक्ति का विस्तार। अब इस रेगिस्तान पर उनके और फेयू द्वारा मिलकर मैनेज किया जाने वाला एरिया हालांकि छोटा नहीं लगता, फिर भी कुल मिलाकर कमजोर है। इस दुनिया में इस रेगिस्तान जितना बड़ा इलाका भी बहुत छोटा है। जैसे जैसे बड़े रिफ्यूजी गांव बसेंगे और छोटे गांव खत्म होंगे, यह मेन स्ट्रीम बन सकता है। और इस मेन स्ट्रीम के बीच भले ही उसे कुछ नहीं चाहिए, अगर फेयू कुछ पाना चाहता है, तो ये बिना चाहत के रहना शायद अच्छी बात नहीं है। अगर हो सका तो लिन यू को उम्मीद है कि फेयू एक ताकतवर रिफ्यूजी गांव बना सकती है, जिससे दर्जनों, यहाँ तक कि सैकड़ों या हजारों रिफ्यूजी गांव एक साथ काम करने के लिए आगे आ सकें। आखिरकार सैकड़ों लोगों वाला एक रिफ्यूजी गांव जो हासिल कर सकता है, वह बहुत सीमित है। अगर लिजिडमेन हजारों लोगों को इकट्ठा करके बचे हुए लोगों के रिफ्यूजी गांवों की अलग अलग जगहों पर घुस जाए, तो वह भी एक मुश्किल में पड़ जाएगा। फेयू और उसकी टीम की तो बात ही छोड़िए, जो कुछ लोगों के लिए कांटे बन गए हैं। इसलिए
ये हथियार फेई यू और उनकी टीम के लिए बहुत जरूरी हैं। क्या आप कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि मैं विस्तार करूं? फेई यू बेवकूफ नहीं है, वह असल में काफी होशियार है। उसे पहले से ही अंदाजा हो गया था कि लिन यू क्या करना चाहती है। हाँ फेई यू, तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन तुम्हारा असर कम है। सिर्फ 10 या सैकड़ों लोगों के साथ कुछ भी करना आसान नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे कमांड में हजारों या लाखों लोग हों, तो हमारा कोई भी काम आसान हो जाएगा। क्या तुम सहमत नहीं हो? लिन यू ने शेल्टर का दरवाजा खोलते हुए कहा। बाहर की हवा थोड़ी ठंडी हो गई। उन्होंने बड़े कांच के ग्रीन हाउस पर नजर डाली, जिससे उनके मन में एक नया विचार आया। एक व्यक्ति या कुछ 100 लोग भी बहुत कम हासिल कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा अगर ज्यादातर इंसान एक साथ इकट्ठा हो जाएं? लिजर्डमैन को खत्म करना, मिथिकल जायंट बीस्ट को मारना शायद उतना मुश्किल नहीं होगा। किसी सीक्रेट दुनिया को एक्सप्लोरेशन के गेट में एंटर करने की तो बात ही छोड़िए। इसके अलावा कुछ मुसीबतों का सामना करना आसान हो जाएगा। हालांकि सैकड़ों को मैनेज करना फेई यू कर सकती थी, लेकिन हजारों, दसियों हजारों को मैनेज करना। लिन यू को लगा कि फेई यू के पास सच में बहुत कुछ करने को है, शायद उसके अपने कामों से भी ज्यादा मुश्किल। मुसीबतों का मिलकर सामना करने के लिए इंसानों को एक करना, दुश्मनों का सामना करना एक ऐसा काम था जिसे वह नहीं कर सकता था, लेकिन फेई यू कर सकता था। दुनिया का तथाकथित उद्धारकर्ता वह है जो पूरी इंसानियत को एक करता है, सबसे खास, सबसे ताकतवर इंसान बनता है, और इंसानों को आखिरकार अपने मकसद को पाने और समझदारी और ताकत के साथ धरती पर लौटने में मदद करता है। लिन यू जानता था कि वह ये काम नहीं कर सकता। द रीजन ये काबिलियत रास्ते में आती है। इसके अलावा इसका कुछ लेना देना पर्सनैलिटी से भी है। उसे स्पॉटलाइट में रहना पसंद नहीं है, और लोगों के ग्रुप को धरती पर वापस लाने में या एक सेवियर की इमेज बनाने में उसे मजा नहीं आता। ऐसे काम बहुत मुश्किल हैं। ये नाकाबिल होने की बात नहीं है, बस बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात है। इसके बजाय बैकग्राउंड में चुपचाप कुछ करना बेहतर होगा। और अब उन्हें लगा कि वे ज्यादा से ज्यादा फेई यू और उनकी टीम को इन हथियारों के डिजाइन प्लान दे सकते हैं। मैं समझ गया। फेई यू ने लिन यू की बात मान ली। वह जानता था कि लिन यू ने उसे सबसे महत्वपूर्ण काम सौंपा है। अंडरग्राउंड खंडहरों की खोज करना, लिजर्डमैन को मारना, और लिजर्डमैन और भिखारी के पीछे छिपी खतरनाक ताकत का सामना करना, और इलाके को बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक साथ लाना। ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। अपने कंधों पर भारी जिम्मेदारी को जानते हुए फेई यू ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। कुछ देर बाद उसने फिर से अपनी आंखें खोली, मुड़ा और अपने पीछे इंतजार कर रहे अपने साथियों को पक्के इरादे से देखा। तुम हिम्मत से जाओ और उस मिथिकल जायंट बीस्ट को खत्म करो। अगर तुम सेवियर नहीं बनना चाहते तो मैं बनूंगा। मुझे ऐसी चीजों में काफी दिलचस्पी है। ठीक है, तो ये काम तुम्हें सौंपा गया है फेई यू। मैं तुम्हारी खुशखबरी का इंतजार कर रहा हूँ। लिन यू ने वहां से आ रहे शब्दों की जबरदस्त ताकत महसूस की। उन्हें MP5 सबमशीन गन और G3 असॉल्ट राइफल देने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि फेई यू और उनकी टीम की लड़ने की क्षमता एक और लेवल पर पहुंच जाएगी। अंडरग्राउंड खंडहर उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होंगे। उम्मीद है कि वे जेम्स की खोज में भी काफी तरक्की करेंगे। जहां तक इलाके को बढ़ाने की बात है, उनकी लड़ाई की ताकत को देखते हुए यह कोई मुश्किल काम नहीं है, और कमजोर रिफ्यूजी गांवों को अपनाना भविष्य का डेवलपमेंट ट्रेंड हो सकता है। क्या लिली कलाहाउ हमेशा ऐसा नहीं करती है? लिन यू ने वॉइस चेक खत्म की, बेडरूम से बाहर आए और बाई के साथ किचन में चली गई। आइए एक स्वादिष्ट नाश्ते के साथ नए दिन की शुरुआत का स्वागत करें। आज और कल का काम कल एक्सक्लूसिव सीक्रेट रेल से वापस लाए गए आइटम को छांटना है, और काम का बोझ काफी ज्यादा है। इसके अलावा उन्हें अभी भी 3 सब बेस का दौरा करना था, और फिर सड़क निर्माण, नए सब बेस स्थापित करना था। चीजें सच में पहाड़ों जितनी अनगिनत हैं, लेकिन क्या यही असली चुनौती नहीं है? लिन यू, बाई और ज़ियाओमेन, जो खुशबू से खींचे चले आए थे, उन्होंने मिलकर बहुत सारी सब्जियों और मीट से भरे इंस्टेंट नूडल्स खाए और एक और बिजी दिन के लिए तैयार हो गए। ... दिन बिना किसी सूचना के धीरे धीरे बीत जाते हैं। पलक झपकते ही 3 दिन ऐसे ही बीत गए। आमतौर पर लिन यू को लगता था कि हर दिन बहुत बिजी रहता है और करने के लिए अनगिनत काम होते हैं। हर काम को वह बहुत ध्यान से करते थे और उसमें पूरी तरह से लग जाते थे। लेकिन ये 3 दिन बिल्कुल अलग थे। पहले से तय शेड्यूल के हिसाब से वह काफी रेगुलर रहते थे। उसने बाय और ज़ियाओमेन को मछली पकड़ने भेजा, फिर एक रात पहले मछली को डिब्बाबंद किया, अगली सुबह डिब्बाबंद सामान इकट्ठा किया,
साथ में ढेर सारी सब्जियां और दूसरी चीजें भी, ताकि वर्ल्ड एक्सचेंज बोर्ड पर अपनी पसंद की अलग अलग चीजों का व्यापार कर सके। फिर उसने इंक्यूबेटर में रखने के लिए अंडे इकट्ठा किए, सब्जियां और अनानास तोड़े, और ये काम खत्म करने के बाद उसने सीधे एक्सक्लूसिव सीक्रेट रेल से वापस लाई गई अलग अलग चीजों को संभाला। जो अलग अलग चीजें खराब हो गई थी, उन्हें लिन यू ने लगातार और करीने से कई बड़े गोदामों में जमा किया, जिन्हें उसने नए बनाए थे। बेशक आसानी से निकालने के लिए उसने इन सभी वेयरहाउस पर लेबल भी लगा दिए, ताकि उसे अपनी जरूरत की चीजें आसानी से मिल सके। पिछले 3 दिनों में उन्होंने ये भी पाया कि उनके एलॉय का स्टॉक काफी बढ़ गया है, साथ ही उनका कंक्रीट भी, और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट ब्लूप्रिंट में महारत के साथ अब वे आसानी से साधारण इमारतें बना सकते हैं। हालांकि वह जल्दी में नहीं था, बल्कि वह भविष्य के लिए तैयारी कर रहा था। दोपहर में भी बाहर का टेम्परेचर सिर्फ 3 या 4 डिग्री था, और हाल ही में लगभग हर दिन बादल छाए हुए थे। कौन जानता है कि जब आखिरकार मुसीबत आएगी तो तापमान कितना कम हो जाएगा। इन 3 दिनों में वह जो कुछ भी वापस लाया था, उसे डिकम्पोज करके अलग अलग वेयरहाउस में स्टोर कर दिया, और आखिरकार इतना बड़ा काम पूरा कर लिया। डूम कैलेंडर के 45वें दिन की सुबह लिन यू जल्दी उठ गई। समय पर नजर डाली तो सुबह के सिर्फ 5:30 बजे थे। बेडरूम में स्पेस स्लीप पॉड की हल्की रोशनी के अलावा चारों तरफ घना अंधेरा था। आज उन्हें कई जरूरी काम पूरे करने थे। कल देर रात वह ये सोचते सोचते लगभग सो ही गया था कि आज उसे क्या करना है। वहां फेई यू के लिए सब कुछ ठीक चल रहा है। हालांकि उन्हें कोई जेम्स नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने अंडरग्राउंड खंडहरों में 2 और रास्ते खोल दिए हैं, और इलाके का नक्शा खोलते हुए लिन यू ये देखकर खुश हुआ कि फेई यू और दूसरों ने इन 3 दिनों में अपना इलाका लगभग 3 गुना बढ़ा लिया था। पास के छोटे छोटे रिफ्यूजी गांवों को फेई यू और दूसरों ने अपने में मिला लिया था। फेई यू की कल रात की रिपोर्ट के अनुसार उनके रिफ्यूजी विलेज में अब 1000 से ज्यादा लोग हैं, और ऐसा लग रहा था कि उन रिफ्यूजी गांवों के लोग लंबे समय से फेई यू के साथ मिलकर काम करने के बारे में सोच रहे थे। ऐसा लगता है सब कुछ पॉजिटिव दिशा में बढ़ रहा है। लिन यू ने आह भरी और स्लीप पॉड में वापस लेट गई। आज भी उसे बहुत काम था। एक बड़ा कैसल टाइप शेल्टर बनाना और बीच से छोटी दूरी की ऑर्बिटल रैपिड ट्रेन को बदलना। काफी सामान होने पर क्या करना नामुमकिन है। गावू बाई नींद में बुदबुदाया और फिर से खर्राटे लेने लगा। आपदा आने में अभी 4 दिन बाकी हैं। अगर वह कुछ करना चाहता है तो ऐसा लगता है कि उसके पास काफी समय है। कैसल टाइप एडवांस्ड शेल्टर डिजाइन मैप। कुल एरिया 14,000 स्क्वायर मीटर। हे भगवान, 14,000 स्क्वायर मीटर! क्या ये कोई महल है? ओह हाँ, इस चीज को कैसल टाइप एडवांस्ड शेल्टर कहते हैं। खैर, इससे बात समझ में आ गई। लिन यू ने महल जैसे एडवांस्ड शेल्टर डिजाइन मैप को देखा और उसे एक बार में बनाने की तैयारी कर रही थी। इस समय लिन यू ने ओरिजिनल शेल्टर से सब कुछ हटाकर स्टोरेज स्पेस में स्टोर कर दिया है। इस बार उन्होंने इसके लिए जैसे एडवांस्ड शेल्टर को बनाने के लिए सीधे ओरिजिनल शेल्टर को गिराने का फैसला नहीं किया। इसके बजाय वह ओरिजिनल साइट से थोड़ा दक्षिण में, ओरिजिनल जंगल के दक्षिण पूर्व में एक जगह पर गया जहां जमीन थोड़ी ऊंची है। ऊंचा इलाका शेल्टर को बाढ़ से होने वाले नुकसान से भी बचाता है, जिससे इसकी लोकेशन साइंटिफिक रूप से ज्यादा सही हो जाती है। लिन यू ने डिजाइन मैप के डिस्क्रिप्शन को ध्यान से देखा। कैसल टाइप एडवांस्ड शेल्टर ग्राउंड लेवल की ऊंचाई 33 मीटर है, जिसमें कुल 10 फ्लोर हैं, जो ऊंचाई पर आराम, प्रैक्टिकलिटी और आपदा से बचने के तरीकों का ध्यान रखते हुए सारी जगह को पूरी तरह से बांटते हैं। पूरा कैसल टाइप एडवांस्ड शेल्टर 2 खास हिस्सों में बंटा हुआ है, 6 फ्लोर जमीन के ऊपर और 3 फ्लोर जमीन के नीचे, जिसमें वेंटिलेशन और एग्जॉस्ट, इमरजेंसी रास्ते, वेयरहाउस हैंडलिंग, कचरा निपटान, ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम और दूसरे काम भी हैं। सिस्टम पैनल का इस्तेमाल करके सर्वाइवर्स की जरूरतों के हिसाब से शेल्टर रूम का अलोकेशन अपनी मर्जी से बढ़ाया और घटाया जा सकता है। शेल्टर के लिए मटेरियल के ऑप्शन में पत्थर, मेटल, एलॉय, हाइब्रिड वगैरह शामिल हैं। ऊपर की 6 मंजिलों में सबसे ऊपर की मंजिल एक ऊंची टावर स्टाइल की लुकआउट है, जिसकी छत पर बिजली गिरने से बचाने के लिए लाइटनिंग रॉड और दूसरे डिवाइस लगे हैं। लिन यू ने ध्यान से और अच्छी तरह से इसकी फिर से जांच की। अगर इसे पूरी तरह से एलॉय से बनाया जाए तो वजन एक समस्या होगी। अगर पत्थर को लकड़ी और एलॉय के साथ मिलाया जाए तो ऐसा लगता है कि इस मामले में दबाव थोड़ा कम हो सकता है। इतना सामान मौजूद है कि बिना किसी दिक्कत के 3 बनाने के लिए भी काफी है। लिन यू का स्टोरेज स्पेस पहले से ही अलग अलग मटेरियल से भरा हुआ है और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मैन्युफैक्चरिंग करने का फैसला किया।
एक बहुत बड़ी सफेद रोशनी तुरंत जल उठी, जिससे एक बहुत बड़ी आउटलाइन बन गई। बाएं और छोटी बर्फीली छिपकलियां हैरान रह गईं और जमीन से एक ऊंची इमारत को उठते हुए देखा। 33 मीटर लंबा। लिन यू ने इस बहुत बड़ी बनावट को देखा, जो लगभग 50 मीटर लंबी और लगभग 50 मीटर चौड़ी थी, जो सफेद रोशनी के गायब होने की तुरंत बाद दिखाई दी। वह इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकी। पिछले शेल्टर की तुलना में ये पक्का एक बड़े महल जैसा लग रहा था। इसके अलावा उन्होंने देखा कि बिल्डिंग का लेआउट उनकी पहले की सोच से अलग लग रहा था। पहली लेयर सीधे पत्थर और एलॉय से बनी है, जिससे एक ठोस बेस बनता है, और यह काफी मोटा लगता है। क्या ये 5 या 6 मीटर ऊंचा है? इसके अलावा ये सच में एक महल की नींव जैसा दिखता है। हे भगवान! लिन यू को लगा कि यह सच में पुराने जमाने के किसी महल जैसा है, जिसकी सबसे निचली लेयर लगभग सेमी अंडरग्राउंड जैसी दिख रही थी। पूरी बिल्डिंग ऊपर से पतली और नीचे से चौड़ी है। सबसे ऊंची छठी मंजिल पर सिर्फ एक शिखर जैसा स्ट्रक्चर है, और 5वीं मंजिल से दूसरी मंजिल तक हर लेयर धीरे धीरे कम होती जाती है। ये बिल्कुल महल जैसा दिखता है। लिन यू अपने साथियों के साथ बिल्डिंग का आधा चक्कर लगाकर सामने वाले दक्षिणी गेट पर पहुंचे। दूसरी मंजिल के गेट तक जमीन से ऊपर की ओर ढलान वाली सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता है। लिन यू और उसके साथी जल्दी से दूसरी मंजिल की कम खड़ी सीढ़ियों से चढ़े, 3 मीटर चौड़ा, 5 मीटर ऊंचा गेट खोला और अंदर घुस गए। लिन यू ने सिस्टम टैबलेट खोला, जिसने तुरंत इस महल जैसे शेल्टर का लेयर वाला फ्लो मैप दिखाया, जिससे हर लेवल पर मैनिपुलेशन किया जा सका। बिजली के सामान और ऐसी चीजों को और बाहर रखना चाहिए। लिन यू ने एक पल सोचा, फिर फैसला किया। अभी जियोथर्मल पावर जनरेशन इस शेल्टर के लिए पहली पसंद बन गया है। हालांकि सोलर, विंड और बड़े डीजल जनरेटर सभी इस शेल्टर के लिए काफी बिजली दे सकते हैं, फिर भी लिन यू ने जियोथर्मल पावर को चुना। ये तरीका दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। इसके अलावा जब तक जमीन के नीचे कोई बड़ा बदलाव नहीं होता, तब तक बिजली जाने की चिंता नहीं होगी। अलग से एक अंडरग्राउंड शेल्टर बनाने के बाद लिन यू ने उसमें कई मशीनें रखी और सिस्टम टैबलेट के शेल्टर इंटरफेस फंक्शन के जरिए उन्हें इस कैसल टाइप शेल्टर के मेन पावर ग्रिड से सफलतापूर्वक कनेक्ट कर दिया। अगला काम कमरे बांटना है, लेकिन उससे पहले एक काम करना जरूरी है। लिन यू ने सिस्टम डिजाइन मैप पैनल पर नजर डाली और नए जोड़े गए आइटम को देखा। लिफ्ट डिजाइन मैप। एयरपोर्ट पर वापस आकर लिन यू ने खास तौर पर खोज की और काफी सारी लिफ्टें ढूंढ ली। एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर तेजी से आने जाने के लिए लिफ्ट बहुत आसान होती है। वो लंबे समय से शेल्टर के अंदर तेजी से आने जाने के लिए एक लिफ्ट चाहते थे, ताकि उन्हें हर बार सीढ़ियों का इस्तेमाल न करना पड़े। इसके अलावा जैसे जैसे बाय और लिटिल आइस लिजर्ड का साइज बढ़ता जा रहा है, शुरू में बड़ी सीढ़ियां काफी पतली हो गई हैं, खासकर लिटिल आइस लिजर्ड के लिए, जो अब आसानी से सीढ़ियां उतरने में हिचकिचाती है। अब इस लिफ्ट के साथ नहीं, इसे बड़ा मालवाहक लिफ्ट कहा जाना चाहिए। रेगुलर लिफ्ट के मुकाबले ये बड़ी ऊंची लिफ्ट बेशक बाय और लिटिल आइस लिजर्ड के इस्तेमाल के लिए ज्यादा सही है। हालांकि यह थोड़ी जगह लेती है, लेकिन महल जैसे बड़े शेल्टर में काफी जगह है, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी उंगलियां लगातार सिस्टम टैबलेट पर नाच रही थी और जल्द ही उन्होंने शेल्टर के बिल्कुल बीच में लिफ्ट लगा दी। ये सबसे ऊपर वाले ऑब्जर्वेशन टावर तक पहुंच सकता है और सीधे चौथे अंडरग्राउंड लेवल पर उतर सकता है। एकदम सही। लिन यू फिर बाय और लिटिल मेन के साथ बड़े गेट से इस बड़े शेल्टर में घुसा। जैसे ही उसने बड़े हॉल को देखा, उसके मन में कुछ प्लान बनने लगे। आसानी के लिए मेन फंक्शनल एरिया को दूसरी मंजिल पर रखें। बाय, लिटिल मेन और लिटिल आइस लिजर्ड्स को ध्यान में रखते हुए लिन यू ने किचन, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम और बाथरूम को दूसरी मंजिल पर रखा। जगह काफी बड़ी थी और कमरों को और बड़ा बनाया जा सकता था। लिन यू ने इसे सिस्टम टैबलेट पर थोड़ा सा सेट किया, जिससे लगभग 500 स्क्वायर मीटर का एक बड़ा लिविंग रूम बन गया। अंदर जाकर उसने तुरंत भेड़ की खाल की मोटी चटाई बिछा दी और जाहिर है उसका सोफा कमरे के सबसे आखिर में रखा गया। उन्होंने एयरपोर्ट से बहुत सारे सोफे इकट्ठा किए थे। उनमें से एक को यहाँ रखने के अलावा उनके पास अलग अलग साइज के सोफे के लिए डिजाइन प्लान भी थे। अगर वह कहीं और आराम करना चाहते थे, तो वह कभी भी एक सोफा बना सकते थे और बस उस पर लेट सकते थे। किचन के लिए उसने एक क्रेट से मिला इंटीग्रेटेड किचन डिजाइन प्लान चुना। जल्द ही कमरे के एक तरफ सफेद रोशनी की एक चमक के साथ लगभग 100 स्क्वायर मीटर का किचन सफलतापूर्वक दिखाई दिया और अंदर सभी तरह के किचन के बर्तन और वह फ्रिज जो लिन यू पिछले शेल्टर से लाया था, सब ठीक से रखे हुए थे। किचन को थोड़ा साफ करने के बाद वह ज्यादा बड़ा हो गया। जहां तक नए बने डाइनिंग रूम की बात है,
लिन यू ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सीधे उसे 500 स्क्वायर मीटर की एक बड़ी जगह बना दिया, जिसमें सभी लिटिल आइस लिजर्ड्स, बाय और लिटिल मेंग एक साथ खाना खा सकें। इस तरह बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाथरूम की बात करें तो लिन यू ने अपनी पसंद से इसे थोड़ा बड़ा, लगभग 300 स्क्वायर मीटर का बनवाया और अंदर हीटेड स्विमिंग पूल बनवाया जो पहले खुला हुआ था। हीटिंग इलेक्ट्रिक थी और टेम्परेचर कभी भी एडजस्ट किया जा सकता था। बड़े बाथटब में लगभग 30 से 50 लोग आ सकते थे और बाय भी बिना किसी दिक्कत के उसमें तैर सकती थी। बाथटब में सजावट के लिए पत्थर के शेर की मूर्तियां और अलग अलग तरह की नक्काशी भी थी जो काफी शानदार थी। पहली मंजिल पर कुल 2500 स्क्वायर मीटर जगह थी और लिन यू ने लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन और बाथरूम जैसे फंक्शनल एरिया के लिए लगभग 1400 स्क्वायर मीटर जगह इस्तेमाल की। बाकी 1000 स्क्वायर मीटर जगह लिन यू ने जानबूझकर नहीं दी और उसे बाय और दूसरों के लिए एक्टिविटी एरिया के तौर पर छोड़ दिया। पहली मंजिल तो बन गई, दूसरी मंजिल पर क्या करना चाहिए? कई मंजिलों और बड़े कमरों का होना भी एक परेशानी थी। सच है, उसके लिए इतना बड़ा शेल्टर बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिर ये सिर्फ वही है, ज्यादा से ज्यादा बाय, लिटिल मेंग, लगभग 500 लिटिल आइस लिजर्ड्स, जिसके लिए इतनी बड़ी जगह की जरूरत नहीं थी। ओरिजिनल शेल्टर काफी था, लेकिन सच कहा जाए तो ओरिजिनल शेल्टर में बहुत सारी लिमिटेशन थी। वो हर तरह से तंग लगता था, उसकी ऊंचाई की दिक्कतों का तो कहना ही क्या। इस तरह इस महल जैसे घर को बनाना ज्यादा सही हो गया। हालांकि जगह वाकई बहुत बड़ी है, लेकिन इसे धीरे धीरे बदला जा सकता है। लिन यू, बाय और लिटिल मेंग के साथ लिफ्ट से 5वीं मंजिल पर गए, जो लगभग 5 से 600 वर्ग मीटर का था, जो एक बेडरूम के लिए बहुत बड़ा था। लिन यू ने एक पल सोचा और जगह को लिफ्ट के चारों ओर 4 हिस्सों में बांट दिया और दक्षिण पूर्व वाले हिस्से को अपने बेडरूम के तौर पर चुना। एक सिंपल लेआउट के बाद लिन यू ने इसमें स्पेस स्लीप पॉड रखा और इस तरफ एक एक्सटर्नल साइटसीइंग एलिवेटर भी लगाया गया। इससे उसे ज्यादा ऑप्शन मिल गए। पूरे कमरे में स्मार्ट आई फंक्शनैलिटी इंस्टॉल करने के बाद लिन यू ने आखिरकार पूरब और दक्षिण की दीवारों पर बड़ी खिड़कियां बना दी। एयरपोर्ट टर्मिनल से खिड़कियां हटा दी गईं, जिससे मोटाई और साइज पक्का हो गया, और फिर भी वे काफी इम्पैक्ट रेसिस्टेंट रहीं। कम से कम जब वह इस कमरे में आराम करता था, तो अगर रात में बाहर से कोई म्यूटेटेड जीव आता, तो ये 2 मोटी खिड़कियां हमले को झेलने के लिए काफी होती। बेशक लिन यू डिफेंसिव उपायों और काउंटर मेजर को नहीं भूली। 5वें लेवल से 6ठे लेवल तक जाने पर 5वें और 6ठे फ्लोर के बीच एक काफी बड़ा प्लेटफॉर्म था। लिन यू ने वहां 12 रोबोट डॉग रखे, जो दिन में सोलर पैनल से चार्ज कर सकते थे और रात में सर्च और स्नाइपर कर सकते थे। स्नाइपर राइफल का शोर ज्यादा नहीं होता, मीडियम इलेक्ट्रिक गार्ड मशीन गन प्लेटफॉर्म के शोर से बहुत कम होता है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार ये सब पूरा करने के बाद लिन यू ने एक लंबी सांस ली। शेल्टर की बाहरी परत को पत्थर के मटेरियल की एक और परत से ढकने के बाद इसे स्टेज में पूरा माना गया। मुझे नहीं पता था कि इसमें इतना समय लगेगा और अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। लिन यू ने छोटे बच्चों के साथ पहली मंजिल पर लौटते हुए कहा। बाय, लिटिल मेंग और लिटिल आइस लिजर्ड सभी अपने एक्टिविटी जोन में आजादी से एक्टिव थे, जबकि लिन यू बाहर निकल गई। बादलों से भरे आसमान के नीचे ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे। लिन यू ने बाहर जंगली घास को देखा, जो लगभग 5 मीटर तक बढ़ गई थी। कल से उनका ऊपर की ओर बढ़ना बंद हो गया था, यहाँ तक कि उनका रंग भी धीरे धीरे असली पीले हरे से बदलकर अब चमकीला लाल हो गया है। कुछ दिन पहले तीनों सबस्टेशन के टूर पर तीनों मेन सड़कें ज्यादातर गिरी हुई जंगली घास से ढकी हुई थी, जिससे लिन यू को गाड़ी छोड़कर हवाई जहाज से जाना पड़ा या बाइक को उसे गोद में लेकर जाना पड़ा। तीनों सबस्टेशन आमतौर पर ठीक थे, सिर्फ कुछ लिजर्डमैन ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन रोबोट डॉग्स और मशीन गन प्लेटफॉर्म ने उन्हें बिना किसी कामयाबी के मौके के तुरंत खत्म कर दिया। तीनों सबस्टेशनों का इंस्पेक्शन करते समय लिन यू ने देखा कि जमीन के पास जंगली घास का बेस लकड़ी जैसा होने लगा था और बीच की ज्यादातर पत्तियां सूख गई थीं। उन्होंने अनुमान लगाया कि कुछ ही दिनों में जंगली घास पूरी तरह सूख जाएगी और फिर जंगल की आग की एक चिंगारी से पूरी दुनिया आपदा आने से पहले ही आग का समंदर बन सकता है। वर्ल्ड चैनल भी इस मुद्दे पर आम सहमति पर पहुंच गया था, यानी जितना हो सके पत्थर और दूसरी चीजों का इस्तेमाल करके रिफ्यूजी गांवों को जंगली घास से ढकना और घेरना, और कई रिफ्यूजी गांवों का हर दिन का मुख्य काम सीक्रेट रेल्स या ऐसी ही जगहों को एक्सप्लोर करने के बजाय घास काटना था। सूखे की वजह से ये घने पेड़ पौधे बहुत खतरनाक हो गए थे और कई जगहों पर पहले ही आग लग चुकी थी,
जिससे बड़े छिपे हुए खतरे पैदा हो गए थे। लिन यू ने वर्ल्ड चैनल पर देखा कि बहुत से लोग आग की तस्वीरें पोस्ट कर रहे थे। हालांकि कुछ नुकसान हुआ और कुछ रिफ्यूजी गांव बुरी तरह प्रभावित हुए, लेकिन कुल मिलाकर आग लगने की घटनाएं काफी कम थीं। इसके बावजूद यह मुझे मीडियम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैक रैपिड ट्रेन शुरू करने के आइडिया से नहीं रोक पाया है। लिन यू ने पूर्व की ओर देखा। मेन शेल्टर के सबसे पास नाइट्रेट और सबस्टेशन था। अगर वह मौजूदा मटेरियल से वाइडेक्ट ट्रैक बनाना चाहते थे तो ये साफ तौर पर सबसे सही था। इससे पहले लिन यू ने इसका थोड़ा एनालिसिस किया था। रीइंफोर्स्ड कंक्रीट वाइडेक्ट सच में अच्छे हैं, लेकिन अंदर कुछ मटेरियल बचाने के लिए कुछ एलॉय या पत्थर का मटेरियल रखा जा सकता है। नहीं तो एयरपोर्ट से उन्होंने जो भारी मात्रा में कच्चा स्टील और कंक्रीट का सामान हटाया, वह इतनी लंबी दूरी तक सड़क बनाने के लिए शायद काफी नहीं होता। ये तय करने के बाद लिन यू ने जरूरी सामान स्टोरेज स्पेस में रख दिया और फिर वह सीधे बाहरी पूर्वी दीवार पर चला गया। सिस्टम टैबलेट निकालकर लिन यू ने फिर से ब्लूप्रिंट को कंफर्म किया। यहां से डेस्टिनेशन तक मीडियम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैक रैपिड ट्रेन वाइडेक्ट बनाएं। स्टोरेज स्पेस में सारा सामान काफी है, इसे बनाएं। पुष्टि करना। एक जानी पहचानी सफेद रोशनी चमकने के साथ लिन यू के सामने जमीन पर तुरंत एक ऊंची आकृति दिखाई दी। जल्द ही रेगिस्तान में अचानक 15 मीटर ऊंचे पुल बन गए और उसके ऊपर मेन शेल्टर से एक बिल्कुल नया स्टील ट्रैक, एक लंबे उड़ते हुए ड्रैगन की तरह, सीधे नाइट्रेट और सबस्टेशन की ओर जा रहा था। लिन यू के सिर के ऊपर ट्रैक पर एक ठीक ठाक साइज का स्टेशन भी था, जहां एक नई एलॉय ट्रेन अपने पहले पैसेंजर्स का इंतजार कर रही थी। लिन यू और बाय लिफ्ट से जमीन से करीब 20 मीटर ऊपर छोटे स्टेशन तक गए। लिफ्ट से उतरने के बाद उन्होंने एकदम नई ट्रेन को देखा। किसने सोचा होगा कि आप दूसरी दुनिया में इस तरह की सवारी कर सकते हैं। हालांकि उसमें सिर्फ 2 कारें थीं, फिर भी वह उसके लिए काफी जगह वाली थी। इसके अलावा उसे ड्राइवर के केबिन में कोई मुश्किल काम करने की जरूरत नहीं थी। ऑटोमेटिक डिवाइस लगाने के बाद वह असल में इसे ऑटोमेटिक डिवाइस से कंट्रोल होने दे सकता था। बाय, तुमने पहले कभी ट्रेन में सफर नहीं किया है ना? लिन यू एक बेंच पर बैठ गई और कॉरिडोर में भेड़ की खाल की एक बड़ी चटाई बिछाकर बाई से पूछा, जो खिड़की से बाहर देख रही थी। गावू, बाई को समझ नहीं आ रहा था कि उसका मालिक उसे इस बड़े मेटल बॉक्स में क्यों लाया। हाँ, लगता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि यह कैसे काम करता है, इसलिए। लिन यू ड्राइवर के केबिन में गई और ऑटोमेटिक डिवाइस पर कुछ बटन क्लिक किए। स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा, एक जैसी स्पीड। जल्द ही मैकेनिकल गड़गड़ाहट की आवाज के साथ पता नहीं किस चीज के लिए इस्तेमाल होने वाला मेटल बॉक्स धीरे धीरे चलने लगा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। गावू, बाई को अभी भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। तभी उसने देखा कि खिड़की के बाहर का नजारा पीछे की ओर खिसकने लगा है। बाई, कसकर पकड़ो। ट्रेन की स्पीड बढ़ने लगी और एक जैसी आवाज के साथ बाई, जो खड़ी थी, अपना बैलेंस खोने लगी। वह छोटा सा लड़का अपने पैर फैलाकर खड़ा था, अपने बड़े शरीर और जबरदस्त बैलेंस का इस्तेमाल करके चलती कार का सामना करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह कोशिश बेकार थी। आखिर में वह निराश होकर भेड़ की खाल की बड़ी चटाई पर लेट गया और बाहर तेजी से गुजरते नजारे को देखने के लिए अपना सिर झुका लिया। कभी कभी वो उस दरवाजे की तरफ देखता था जिससे वे आते थे। वह वहां जाना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि ऐसा करने से उसका मालिक नाराज हो सकता है, इसलिए उसने यह आइडिया छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उसने अपने मालिक की ओर देखा, जो इस बड़े मेटल बॉक्स में काफी ढला हुआ लग रहा था। उसे लग रहा था कि सब कुछ उसकी सोच से परे है। बाय, तुम्हारी तुलना में मैं असल में यहाँ उतना आरामदायक नहीं हूँ। तुम भेड़ की खाल की चटाई के साथ अच्छी स्थिति में हो। अच्छा होता अगर मेरे पास एक प्रीमियम नर्म सीट होती। लिन यू, हालांकि ऐसी चीज पर कभी नहीं बैठी थी, उसने सोचा कि यह एक एडजस्टेबल सोफे पर लेटने जैसा होना चाहिए। ये ट्रेन असल में काफी आम और पुरानी थी, कुछ एयरपोर्ट पर दिखने वाली सबवे जैसी ट्रेनों जैसी। दोनों तरफ एक दूसरे के सामने हार्ड प्लास्टिक की सीटें थीं और ट्रेन के चलने पर कोई भी पीछे की ओर झुक सकता था। सच कहूं तो ये बहुत ज्यादा असहज था। ये ट्रेन मुख्य रूप से माल ढोने या छोटी बर्फीली छिपकलियों को आसानी से यात्रा करने देने के लिए थी, इसलिए बैठने की व्यवस्था आसान कर दी गई थी। असल में मेरे लिए एक सही सीट काफी होगी। वो सीट कैसी रहेगी जो मैंने प्लेन से निकाली थी? लिन यू ने प्लेन से निकाली गई फर्स्ट क्लास सीट के बारे में सोचा। वह काफी सही लग रही थी। हालांकि उसने अभी तक उस पर बैठने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन उसे लगा कि यह अच्छी रहेगी। दूसरी बातों के लिए
शायद गाड़ी बदली जा सकती है। एलॉय बेस्ड के बजाय शायद देखने के लिए ज्यादा मोटे टेम्पर्ड ग्लास वाला बेहतर होगा। जहां तक दूसरी जगहों की बात है, ट्रेन एक स्थिर चरण में आ गई थी और बाहर का दृश्य पीछे की ओर तेजी से बढ़ रहा था। असल में वहां ज्यादा नजारा नहीं था, बस कभी न खत्म होने वाले बंजर घास के मैदान थे। हालांकि क्योंकि इसे कई 10 मीटर ऊपर से देखा जाता है, इसलिए ये थोड़ा अच्छा लग सकता है। आखिरकार बंजर घास का रंग खून जैसा लाल था, जो बादलों से घिरे आसमान के नीचे सुनसान सुंदरता का एहसास करा रहा था। लिन यू ने कुछ देर तक छोटी खिड़की से बाहर देखा। अचानक उसे कुछ ख्याल आया। म्यूटेटेड जीव, क्या वे ट्रैक और पुल पर हमला कर सकते हैं? खासकर रात में, लिन यू ने एक पल सोचा और म्यूटेट जीवों से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए लिजर्डमैन के पसीने और खून का इस्तेमाल करके ट्रैक में कुछ छोटे मोटे बदलाव करने का फैसला किया। इसके अलावा उसे लिजर्डमैन पर भी ध्यान देना चाहिए। क्या उसे वॉयडेक्ट के दोनों तरफ मीडियम इलेक्ट्रिक गार्ड मशीन गन प्लेटफॉर्म लगाने चाहिए या मशीन डॉग ज्यादा सही रहेंगे? हालांकि किसी भी तरह से एक बड़ी संख्या की आवश्यकता है। लिन यू को लगा कि इस पर और सोचने की जरूरत है, लेकिन दूसरी बातों के लिए उन्हें अपने शुरुआती विचारों पर ही टिके रहना चाहिए। ये तय करके लिन यू ने वापस आने पर ट्रेन को थोड़ा रिमॉडल करने का प्लान बनाया। ट्रेन तेजी से चली और आधे घंटे से भी कम समय में टर्मिनल स्टेशन पर पहुंच गई और यहाँ नाइट्रेट अयस्क के किले की पश्चिमी बाहरी दीवार के ठीक बगल में था। कुछ दिन पहले लिन यू ने बाई से खाना मंगवाया और ब्लैक स्पॉट और ग्रीन क्लॉ को ट्रेन के ऑपरेशन के बारे में बताया ताकि वे डरे नहीं या उसके अचानक आने से उत्सुकता में न आए। इसलिए ट्रेन के ठीक से आने के बाद लिन यू ने छोटे बच्चों को इकट्ठा होते नहीं देखा। जहाज से उतरने के बाद लिन यू बाई के साथ, जो अभी भी हैरान था, स्टेशन से नीचे दीवार पर आया और फिर नीचे उतरती सीढ़ियों से सीधे खदान में घुस गया। इस समय इस बड़े नाइट्रेट ओर को मशीन डॉग्स ने खोदकर एक बहुत ही शानदार गड्ढे में निकाला है। गाओ गाओ, ब्लैक डॉट और ग्रीन क्लॉ ने जल्दी से लिटिल आइस लिजर्ड्स को लिन यू के आने पर स्वागत करने के लिए आगे बढ़ाया और वे 3 लाइनों में ऐसे खड़े हो गए जैसे सैनिक इंस्पेक्शन का इंतजार कर रहे हों। लिन यू ने ब्लैक डॉट और ग्रीन क्लॉ को देखा, जो पहले से ज्यादा ताकतवर लग रहे थे, और संतुष्टि में सिर हिलाया। यहाँ पहरा देते हुए वे काफी ड्यूटी पर हैं। भले ही नाइट्रेट ओर पर हाल ही में दर्जनों लिजर्डमैन हमले हुए हैं, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ है। इसके उलट लिजर्डमैन ने हजारों लाशें छोड़ दी, जिससे छोटे बच्चों को लड़ाई की अच्छी खासी ट्रेनिंग मिली। ये नेचुरल सल्फर और माउंटेन सब बेस और पेट्रोलियम रिवर सब बेस के छोटे सब बेस को मिलाकर भी बहुत ज्यादा है। अगर लिटिल आइस लिजर्ड्स की अगली वेव में कोई ऐसा है जो एक बार फिर इवॉल्व हो सकता है, तो लिन यू का मानना है कि यहाँ के छोटे बच्चे पहली वेव हो सकते हैं। इसके अलावा ब्लैक डॉट और ग्रीन क्लॉ का दूसरा इवोल्यूशन भी हो सकता है, कौन जानता है। लेकिन इस बारे में बात करते हुए लिन यू को लगता है कि यह नाइट्रेट और शायद लिजर्डमैन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत कम है, यहाँ तक कि सल्फर और पेट्रोलियम से भी ज्यादा जरूरी है। नहीं तो वे एक के बाद एक बड़े हमले क्यों करते। इसके अलावा ध्यान से सोचने पर नेचुरल सल्फर और माउंटेन पर बने लिजर्डमैन और कंस्ट्रक्शन की संख्या की तुलना में यहाँ काफी अंतर दिखता है। नेचुरल सल्फर और माउंटेन में लगभग 100 लिजर्डमैन थे, जिनमें से ज्यादातर भिखारी हैं। जब उन्होंने शुरू में हमला किया तो यहाँ लगभग 10,000 लिजर्डमैन थे और लगभग 1,000 बचे हुए थे। इससे समस्या साफ पता चलती है, शायद छिपकलियों को इस नाइट्रेट अयस्क का कोई दूसरा सोर्स नहीं मिला है। ये सोचकर लिन यू को लगा कि यहाँ मीडियम दूरी की रैपिड ट्रांजिट ट्रेन को जोड़ना एक समझदारी भरा और सही फैसला था। इसके बाद वह कई सब बेस की स्थिति के आधार पर हर बेस पर लिटिल आइस लिजर्ड गार्ड की संख्या को समय पर एडजस्ट कर सकता था। बच्चों, तुम्हारे लिए यह बहुत मुश्किल रहा है। कुछ अच्छा खाना खाओ और फिर चलो अच्छे से आराम करने के लिए मेन शेल्टर में वापस चलते हैं, ठीक है। लिन यू ने स्वादिष्ट खाने का एक बड़ा ढेर निकाला, जो भाप से भरा और खुशबूदार था, जिसने उन छोटे बच्चों का ध्यान खींचा जो आमतौर पर सिर्फ ठंडी चीजें ही खा पाते थे। और जब उन्हें पता चला कि वे वापस आ सकते हैं, तो वे खुशी से उछलने लगे, जैसे कि यह कोई ऐसी चीज हो जिसका वे बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। जल्द ही जब छोटे बच्चे खाना खा रहे थे, लिन यू बाई को माइनिंग साइट के अंदर ले आई। पिछले 3 दिनों में खुदाई में काफी पत्थर जमा हो गए हैं और ऐसा लगता है कि जैसे जैसे वे गहरी खुदाई कर रहे हैं, पत्थर बढ़ते जा रहे हैं और सोने की माइनिंग धीरे धीरे बड़े पैमाने पर और पैदावार में बढ़ रही है। लिन यू ने पास के एक अंडरग्राउंड वेयरहाउस में बहुत सारा नाइट्रेट और स्टोर किया था और उसे साथ नहीं ले गया।
ये उसके रेगुलर सप्लाई का हिस्सा नहीं है। मेन शेल्टर में बहुत सारा स्टॉक है जो उसके कुछ समय के लिए इस्तेमाल करने के लिए काफी है, इसलिए उसने उन्हें कुछ समय के लिए यहाँ स्टोर कर दिया। जब दूसरे बचे हुए लोगों को गन पाउडर की जरूरत पड़ने लगेगी तो वह काफी प्रोडक्शन के साथ उनका सामना कर सकेगा। इस बार लिन यू का मुख्य लक्ष्य सोना और पत्थर था। सड़क बनाने के लिए पत्थर और सोना। लिन यू को अब एक आइडिया आया। दूसरी दुनिया में बातें सच में असुविधाजनक है। कई चीजों की कीमत एक जैसी नहीं होती। हालांकि कई बार बातें आसान होती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में गड़बड़ी ही गड़बड़ी होती है। अगर उनके पास खरीदारी के लिए पृथ्वी जैसी करेंसी यूनिट हो तो क्या इसे मार्केट स्टैंडर्ड नहीं हो जाएगा? अब इस सिस्टम में बार्टरिंग के लिए एक मैच्योर वर्ल्ड ट्रेडिंग चैनल है। क्या इसे रिफॉर्म के लिए करेंसी की जरूरत है? लिन यू को अभी इस बात पर ज्यादा भरोसा नहीं है। फिलहाल ये सिर्फ एक विचार है, कोई मिंट नहीं है। अलग अलग कीमती धातुओं में से सिर्फ सोने का रिजर्व ही कुछ हद तक काफी है, जिसमें थोड़ा कॉपर भी है। चांदी बहुत कम और प्लेटिनम केवल कुछ संदूकों तक ही सीमित है। बिल्कुल भी काफी नहीं। सोना 100 टन से भी कम है। लिन यू को लगता है कि इसमें अभी कुछ और समय लगेगा। कुछ भी शुरू करना मुश्किल है, लेकिन सच में यह ज्यादा सोचने और ज्यादा चीजों पर विचार करने का समय है। इंसानों को एक शहर को सीक्रेट दुनिया के जीवों से पूरी तरह खाली करने के लिए एक काल्पनिक बड़े जानवर को मारना पड़ा। और अब लिन यू को नहीं पता कि सीक्रेट दायरे में कितने पुराने जमाने के बड़े जानवर बचे हैं। वो बस इतना जानता है कि अगर उसे कुछ करना है तो उसे समय के साथ पावर जमा करनी होगी। इसके अलावा पौराणिक विशाल जानवरों को एक एक करके खत्म करना होगा। उस बड़े जानवर के साथ आखिरी लड़ाई में उसे काफी अनुभव मिला और तब से उसने सच में कई क्लस्टर बम बनाए और उन्हें स्टोरेज स्पेस में पक्का करके स्टोर किया। अगर सीक्रेट दुनिया को एक्सप्लोर करते समय उसे फिर से कोई ऐसा बड़ा दुश्मन मिलता है तो लिन यू सच में एक और को खत्म करना चाहेगा। सीक्रेट रेल बीस्ट्स के एरिया को साफ करने से पैलेडियम ट्रेजर चेस्ट भी मिल सकता है, क्यों नहीं? लिन यू ने बहुत सारा सोना और पत्थर स्टोरेज स्पेस में जमा करके उसे भर दिया और फिर यहाँ मशीन डॉग्स में गोलियां भर दी और मीडियम इलेक्ट्रिक गार्ड मशीन गन प्लेटफॉर्म के लिए भी ऐसा ही किया। इसके बाद वह ब्लैक डॉट और ग्रीन क्लॉ के पास वापस गया, जहां ये छोटे बच्चे जमीन पर पड़े थे, पेट फूला हुआ था और कुछ ज्यादा ही भरे हुए थे। चलो मेन शेल्टर में वापस चलते हैं। तुम्हें भी शिफ्ट बदलनी होगी। वापस जाओ और अच्छी जिंदगी का मजा लो। ये सुनकर कि वे लौट रहे हैं, हर छोटा बच्चा जोर लगाकर खड़ा होने की कोशिश करने लगा और लिन यू के पीछे पीछे ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ी। इस बार बाई को इसकी ज्यादा आदत थी। वह सीधी जमीन पर भेड़ की खाल की चटाई पर लेटी हुई जम्हाई ले रही थी, जबकि दूसरे छोटे बच्चे डिब्बे में उछल कूद कर रहे थे, बहुत उत्साहित थे, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। बाई देखो वे कितने खुश हैं, लिन यू ने कहा, अभी भी खून जैसे लाल मैदान को देखते हुए। गावू, बाई ने सिर हिलाया और सोचते हुए लेट गया। दुनिया बहुत तेजी से बदल गई। उसने पहले छोटी बर्फीली छिपकलियों को देखा, फिर ब्लैक डॉट और ग्रीन क्लॉ को। अपना सिर उठाकर बाई ने गुजरते हुए खून जैसे लाल मैदान को देखा। उसे छोटी बर्फीली छिपकली के रूप में अपना समय याद आ गया। ऐसा लग रहा था कि यह बहुत बहुत समय पहले की बात है। हालांकि असल में यह ज्यादा लंबा नहीं था। हर दिन अपने मालिक का पीछा करते हुए, उस छोटी सी जगह से शिकार करते और लड़ते हुए, एक के बाद एक खजाने का बक्सा हासिल करते हुए, म्यूटेंट भीड़ और टाइगर स्ट्राइप शैडो डियर से लड़ते हुए, जो उस समय बहुत बड़े दुश्मन थे। बहुत ज्यादा ठंड में बचने के बाद, ये मुसीबत के बाद और बेहतर हुआ और एक छोटा और मजबूत जानवर बन गया। बाद में उसके मालिक का घर बड़ा और ज्यादा बड़ा हो गया, उसका मालिक ज्यादा ताकतवर हो गया। फिर उसका मालिक अजीब तरह से बीमार पड़ गया। वह फिर से इवॉल्व हुआ और अपने मालिक को बचा लिया। और जब सीक्रेट रेल में वह मोल्टिंग फेज में चला गया और लड़ने में असमर्थ हो गया और उसके मालिक ने उसे बचा लिया। इसके बाद इसके मालिक और ये लिटिल मेंग और दूसरों से मिले, जिससे उनकी लड़ने की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई। जबकि कई लड़ाइयों से शेल्टर बड़ा होता गया, एक के बाद एक सब बेस बनाए गए और उनके मालिक ने हाल ही में नाइट्रेट और सब बेस तक तेजी से जाने के लिए यह आसान टूल बनाया, जिसके लिए इसे उड़ने की जरूरत नहीं थी। बाई को तो ये भी लगा कि यह उड़ने से ज्यादा तेज और स्टेबल है। मास्टर धीरे धीरे और ताकतवर होता गया और बाई को लगा कि वह लगातार और ताकतवर होती जा रही है। लेकिन इसका मालिक असल में इस दुनिया का नहीं था। वह प्राचीन गुप्त दायरे के द्वार के पार की दुनिया से है। और क्योंकि वहां सेल्फ हीलिंग की क्षमता फेल हो जाती है, इसलिए उसके मालिक का वहां एक्साइटमेंट कुछ ऐसा था जो बाई ने पहले कभी नहीं देखा था।
उसे पता था कि उसका मालिक एक दिन उस दुनिया में वापस आ सकता है। लेकिन इसका क्या? क्या आप लिटिल मेंग और दूसरों के साथ इस जमीन पर रहना जारी रखेंगे, या अपने मालिक के साथ उस दुनिया में चले जाएं जहां वह नहीं है? अब इंसानों जैसा जटिल दिमाग होने के कारण बाई का दिमाग भी इस समय ऐसा ही सोच रहा था। इसकी सीखने की क्षमता और स्वीकार करने की क्षमता इसके मालिक से ज्यादा अलग नहीं थी। जितना ज्यादा उसने सोचा, उसके विचार उतने ही जटिल होते गए। बाई ने फिर से छोटी बर्फीली छिपकलियों, ब्लैक डॉट और ग्रीन क्लॉ को देखा और आखिर में अपने मालिक को देखा। एक बार फिर उसने अपना मुंह खोला और जम्हाई ली। एक लंबी जम्हाई। सोचने में एनर्जी खर्च होती है, ताकत भी खत्म होती है। बाई ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे बहुत नींद आ रही थी। इसके अलावा किसी कारण से उसे लगा कि उसकी सारी ताकत उसके शरीर से निकल रही है। हैरानी में उसने अपने मालिक को बार बार अपना नाम पुकारते सुना, लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की, वह अपनी आंखें नहीं खोल सका और गहरी नींद में सो गया। बाय बाय। लिन यू ने भेड़ की खाल के तकिए पर लेटे उस छोटे से जीव को आवाज दी, जो पहले से ही गहरी नींद में था और उस पर बहुत ज्यादा चिंता थी। वह पहले ही दर्जनों बार आवाज लगा चुका था, लेकिन उसने जो भी किया, बाई के जागने का कोई संकेत नहीं दिखा। हालात को देखते हुए गाड़ी लगभग मेन शेल्टर के पास थी, फिर भी बाय अब कोमा जैसी नींद में था, जिससे लिन यू पूरी तरह से हैरान रह गया। पिछले दिनों किसी भी चीज ने उसे थकाया नहीं था, है ना? पिछले 3 दिनों में ज्यादातर वही एयरपोर्ट से लाए गए अलग अलग सामान को लाने ले जाने और अलग अलग करने में लगा रहा। हालांकि उसने कभी कभी बाई और शियाओमिंग से सामान छांटने में मदद मांगी, लेकिन उसने उन्हें कोई भारी काम नहीं करने दिया। यहाँ तक कि कई सब बेस पर जाते समय भी वह फ्लेम स्प्रेइंग फ्लाइंग डिवाइस का इस्तेमाल करता था या बाई के साथ जाए बिना वहां गाड़ी से जाता था। इस दौरान बाई ज्यादातर खाना खाती और खेलती रहती थी। सबसे थका देने वाली एक्टिविटी नेचुरल सल्फ और माउंटेन की छोटी झील में मछली पकड़ना था। उस बार बाई ने सच में छोटी झील की सभी शिकार मछलियों से छुटकारा पा लिया, जिससे लिन यू को लगभग स्टोरेज स्पेस भर मछली पकड़ने का मौका मिला, लेकिन तब भी बाई में थकान का कोई निशान नहीं दिखा। लिन यू को बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी, क्या हो रहा है? वह उस छोटे जीव को पुकारता रहा, फिर भी बाई ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने आराम से अपना सिर अपनी बाहों पर टिका लिया और अपने बड़े शरीर को ऐसे मोड़ लिया जैसे वह कोई नया बच्चा हो। उसकी सांसें लंबी और गहरी थी, मानो हमेशा से ऐसी ही थी। क्या ये मोल्टिंग हो सकता है? लिन यू को अचानक ये बात याद आई। उन्होंने ध्यान से बाई को चेक किया और सच में उसकी मुड़ी हुई पूंछ के सिरे पर मोल्टिंग का निशान पाया। हालांकि यह अजीब था, बाई के बाल कुछ दिन पहले ही झड़े थे। लिन यू और भी उलझन में पड़ गई। ट्रेन जल्द ही आ गई और उत्साहित ब्लैक डॉट और ग्रीन क्लॉ लिटिल आइस लिजर्ड्स के साथ बाई की अजीब हालत पर ध्यान दिए बिना जल्दी से शेल्टर में लौट आए। वे बहुत समय से न देखे गए मेन शेल्टर में लौट आए और दूसरी छोटी आइस लिजर्ड्स के साथ मजे से खेलने लगे। लेकिन जियाओ मिंग को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह ट्रेन स्टेशन के नीचे चला गया और ऊपर देखने लगा। ग्रर बाई से आ रही अजीब गंध को पहचानते हुए वह धीरे से गुर्राया। जियाओ मिंग, यहाँ ऊपर आओ और बाई को नीचे लाने में मेरी मदद करो। लिन यू जानता था कि मैकेनिकल आर्म और एक्सोस्केलेटन के साथ भी वह बाई को आसानी से हिला नहीं सकता था। बाई के साइज को देखते हुए भले ही वह इतना भारी न हो, उसे हिलाने से उस छोटे जीव को चोट लग सकती है। जियाओ मिंग जल्दी से लिफ्ट से ट्रेन स्टेशन पहुंची, ट्रेन की तरफ आई जहां उसने बाई को गहरी नींद में देखा। जियाओ मिंग, क्या ये छोटा सा बच्चा अंदर ठीक है? यह अचानक सो गया। लिन यू को लगा कि यह मोल्टिंग से जुड़ा हो सकता है, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने जियाओ मिंग की तरफ देखा, जो हिचकिचा रही थी, न तो हिल रही थी और न ही सिर हिला रही थी। इसमें क्या गड़बड़ है? लिन यू अचानक घबरा गई। वह सोचने लगी कि बाई के साथ क्या हो रहा है। ग्रर जियाओ मिंग ने आखिरकार अपना सिर हिलाया, ट्रेन में चढ़ गया, बाई को ऊपर उठाया और उसे नीचे उतरने के लिए मालवाहक लिफ्ट में ले गया। फिर वह शहर की दीवार से नीचे उतरा, जमीन पर गया, बाई को फिर से उठाया और उसे मेन शेल्टर के बड़े हॉल में ले आया। अभी का मेन शेल्टर एक ऊंचे किले जैसे स्ट्रक्चर में बदल गया था। पहले वाले को अब लिन यू द्वारा एक्टिविटी रूम के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। हॉल के एक कोने में लिन यू ने भेड़ की खाल के कुशन की 3 मोटी परतें बिछा दी। जियाओ मिंग ने धीरे से बाई को उन पर लिटा दिया। वह काफी चिंतित लग रही थी। ग्रर जियाओ मिंग ने लिन यू को इशारा किया, उसे बाहर जाने का इशारा किया ताकि बाई आराम से आराम कर सके।
हालांकि लिन यू परेशान था, उसने जियाओ मेन को परेशान न देखकर जान लिया कि शायद ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी वह टेंशन में था, लेकिन उसे पूरी तरह से राहत नहीं मिली थी। लिन यू ने एक पल सोचा, बाई के पास काफी खाना छोड़ दिया और फिर शियाओ मेन के साथ शेल्टर से बाहर निकल गई। ऐसा लग रहा था कि बाई को अभी और नींद की जरूरत है। लिन यू के पास कई काम बाकी थे। जियाओ मेन, सभी छोटे बच्चों को वापस ले आओ, मुझे काम देने हैं। 3 दिन से ज्यादा आराम के बाद भी कई मामले जमा हो गए थे। लिन यू जानता था कि आने वाली मुसीबतों का सामना करने के लिए उसे एक्शन लेना होगा। उन्हें तुरंत खाने का सामान जमा करने और उसकी ट्रेडिंग की जरूरत थी। अभी उसने अपने लिए, छोटी बर्फीली छिपकलियों, बाय और शियाओ मेन के लिए इतना खाना जमा कर रखा था कि वह बिना किसी परेशानी के लगभग 3 या 4 साल तक चल जाएगा। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, खाना होने का मतलब है कोई घबराहट नहीं, और 3 या 4 साल कोई लिमिट नहीं थी। इसके अलावा लिन यू का इरादा था कि वह आने वाले दिनों में 10,000 से ज्यादा लोगों के लिए खाना मुहैया कराएगी। डिब्बाबंद खाना सिर्फ स्वाद के लिए था, सब्जियां और फल असली समाधान थे। लिन यू का मानना था कि बचे हुए लोगों के पास कुछ खाना जमा होना चाहिए, लेकिन अभी सब्जियों का प्रोडक्शन आमतौर पर बहुत कम था। शुरू में वह कई रिफ्यूजी विलेज को सप्लाई कर सकता था, लेकिन आखिर में ये फेई यू के ग्रुप के लिए मुश्किल से ही काफी था। प्रोडक्शन बढ़ाए बिना ये निश्चित रूप से काम नहीं करेगा। पहले वह सिर्फ एक ग्लास ग्रीनहाउस पर निर्भर थे, लेकिन अब उनके पास एयरपोर्ट से बहुत ज्यादा मात्रा में स्टील, कंक्रीट, एलॉय और ग्लास था।